हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 12th बायोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये चैप्टर नीट एस्पेक्ट से बात करें तो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। 4 to 5 क्वेश्चंस कम से कम हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट के एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इस यूनिट में जिसे चैप्टर बिलोंग करता है, उस यूनिट में यानी कि 4th यूनिट 12th एनसीईआरटी के, उसमें दो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं और वो दोनों बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं। जिसमें से ये पहला चैप्टर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पहला चैप्टर जो है वो बात करता है बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े प्रिंसिपल्स और उसमें परफॉर्म होने वाले प्रोसेसेस के बारे में, यानी कि क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म्स हम फॉलो करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए और किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है ये सारे प्रोसेसेस। ठीक है, इन्हीं को डिस्कस करना है हमें इस पर्टिकुलर सेशन में। अभी तक जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में हमने जीन का जो एस्पेक्ट स्टडी किया है वो उसका नेचुरल एस्पेक्ट है। हमने देखा कि जीन किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, किस तरीके से माइग्रेट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन अनदर जनरेशन। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस करी इन दो चैप्टर्स में। बट ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। बात यहाँ पे भी हम जीन्स की करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स की करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, उसी जीन पे कुछ टेक्नोलॉजी अप्लाई करने वाले हैं। और टेक्नोलॉजी अप्लाई करके हम क्या करेंगे, जीन को के एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। किस तरीके से, क्या क्या चीजें रहती हैं, वही डिस्कस करनी है हमें इस सेशन में। ठीक है, मूव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे और बात करते हैं क्या है बायोटेक्नोलॉजी और क्या है उनके प्रिंसिपल्स और कैसे हैं उनके प्रोसेसेस। फाइन। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन स्टडी करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली होता क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ट्रेडिशनल लेवल पे यानी कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दोनों को समझेंगे। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता था, यानी कि पुराने टाइम पे क्या होता था, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते थे, एक ऑर्गेनिज्म या उसके सेल के हम नेचुरल फीचर को एक्सप्लॉइट करते थे। यानी कि उसमें नेचुरल जो टेंडेंसी है हम उसी को यूज करके वही प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करते थे लार्ज स्केल में और अल्टीमेटली उसे यूटिलाइज करते थे। जैसे हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो नेचुरली हम माइक्रोब्स में प्रेजेंट होते थे या प्रोड्यूस होते थे, हम उन एंटीबायोटिक्स को एक्सट्रैक्ट करके यूटिलाइज कर लेते थे। बट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा और हम चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस करे, हम उसी से रिलेटेड जीन उसके सेल में डाल देते हैं और उससे वो एक्सप्रेस करवाते हैं जो उसमें नेचुरली नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपना जीन जैसे इंसुलिन वाला जीन, हम चाहते हैं कि हमारा इंसुलिन किसी बैक्टीरिया में प्रोड्यूस हो। क्यों प्रोड्यूस हो, क्योंकि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो सकता कि हम किसी ह्यूमन से उसे एक्सट्रैक्ट करें लार्ज स्केल में या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करें। नॉर्मली एक्सट्रैक्ट किया जाता था इंसुलिन, बट एलर्जिक रिस्पॉन्सेस भी रहते हैं। तो हम चाहते हैं ह्यूमन का इंसुलिन ही ह्यूमन को दे, बट एक ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट करके दूसरे ह्यूमन को बार बार इंसुलिन देना, इट्स नॉट एट ऑल फिजिबल। वो एक मतलब जेन्युइन चीज नहीं रह जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, उस इंसुलिन के जीन को बैक्टीरिया के जीन के साथ जोड़ देते हैं, बैक्टीरिया के अंदर ही इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाते हैं और वही इंसुलिन मार्केट किया जाता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन और एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, अब यही दो चीजें जो है वो अब डेफिनेशन, यही चीजें दो जोड़ के डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जोड़कर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दिया और उन्होंने कहा हम क्या करते हैं, नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल्स या फिर पार्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं यानी कि जोड़कर, और फिर उनके मॉलिक्यूलर मशीनरी को यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अटेन करते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म, उनके सेल्स, उनके पार्ट्स और मॉलिक्यूलर मशीनरी उनकी यूज करके उन्हीं से प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, उन्हीं की सर्विसेज लेते हैं। ठीक है,
यानी कि चाहे वो नेचुरली प्रोडक्ट बना रहा है, चाहे हम उससे जीन इंसर्ट करके बनवा रहे हैं, दोनों ही टर्म्स को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सो इसी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आगे बात करने से पहले हम जानेंगे कि सबसे पहला कंस्ट्रक्शन और सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजिकल जीन लाइगेशन किसने किया था। तो इसमें नाम आता है हमारे पास स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर का, जिन्होंने 1972 में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, ये जीन जो है वो इकोलाई से लिया गया था, इकोलाई की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ा सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की प्लाज्मिड से। तो अब क्या हो गया, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था, यानी कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट केमिकल नहीं बन रहा था। अब इकोलाई से लेकर वो जीन सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में जब डाला तो उन्होंने वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट डेवलप करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये पहला कंस्ट्रक्शन था जो हमने देखा जेनेटिक यानी कि बायोटेक्नोलॉजिकल लेवल पे। और इस दौरान आप देख रहे हो किसी एक का जीन दूसरे के जीन के साथ जोड़ा गया, यानी कि रिकम्बाइन किया गया, ठीक है, जीन को। तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे टर्म देख सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकम्बाइन किया गया है। फाइन। तो बच्चे सबसे पहले अब हम इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हम सबसे पहले प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, देन हम मूव करेंगे उनके प्रोसेसेस पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, प्रिंसिपल है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये टर्म बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, एक तो जीन्स, उसके बाद इंजीनियरिंग, है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जीन का जो अरेंजमेंट है वो चेंज करते हैं, डीएनए में, आरएनए में जीन की अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, ऑब्वियसली एक नॉर्मल जीन था, पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर था, हमने उसे बाहर से लाकर जीन डाल दिया, तो वो जीन चेंज हुआ ना, है ना। तो हम जेनेटिक अरेंजमेंट को चेंज करते हैं, और पूरा ये चैप्टर जो है ना वो इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में के आगे पीछे रिवॉल्व करने वाला है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसी को डिस्कस करने वाले हैं पर डिटेल में पूरा। ठीक है, लेकिन एक और चीज, जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अलावा एक और प्रिंसिपल है, यानी कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसका हमें ध्यान रखना होता है। हम इस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग काम करेगी ही करेगी। ठीक है, यानी कि हम ध्यान रखने वाले हैं इस चीज का कि ये पूरे प्रोसेस के दौरान स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है वो स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेसेस होंगे उस दौरान स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करेंगे। लेकिन क्यों क्यों मेंटेन करनी है, क्योंकि बच्चे जब क्या हम कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे लेट से काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे जब हम काम कर रहे हैं, उस बैक्टीरिया पे काम करने के दौरान हम ये नहीं चाहेंगे कि बाहर से कोई और बैक्टीरिया आ जाए और वो इन्वॉल्व होकर कंटामिनेशन कर दे, है ना। अब सबसे ड्रास्टिक यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि हम माइक्रोब्स को नॉर्मली देख नहीं पाते, और हम दूर से नहीं पहचान पाएंगे कि ये माइक्रोब ये है, ये माइक्रोब दूसरा है। ठीक है, तो अब हवा में भी माइक्रोब्स हैं, हमारे हाथों में भी माइक्रोब्स हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट मैकेनिज्म्स अडेप्ट करके हम अपने हाथों को, एनवायरनमेंट को पूरी तरह स्टेराइल करके तभी काम करेंगे, ताकि कोई भी कंटामिनेशन ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। हम जिस बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं, जिस सेल पे काम कर रहे हैं, वही सेल वहां पे रहे, अदरवाइज कोई और सेल जो है वहां पे डेवलप ना करे, ताकि हमें कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करने में दिक्कत ना हो, है ना। क्योंकि हम काम किसी और पे कर रहे होंगे, माइक्रोब कोई और डेवलप हो जाएगा, तो पूरा मेहनत भी खराब हो जाती है ना। और सबसे बड़ी बात, हम लास्ट में क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाते हैं, जहाँ पे लाखों करोड़ों इन्वेस्ट होने के बाद सेटअप्स किए जाते हैं। तो इतना सेटअप करने के बाद हल्का सा भी कंटेमिनेशन पूरे कल्चर को, पूरे प्रोसेस को खराब कर दे तो कितना लॉस हो जाता है। तो इसीलिए स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना जरूरी होता है। और जिस लैब में, अगर आप देखोगे कोई बायोटेक्नोलॉजिकल लैब में अगर आप विजिट करोगे, वहां पे तो लैब में क्या होता है कि पूरी यूवी लाइट्स लगाई जाती है लैब में,
आप काम शुरू करो उससे पहले यूवी लाइट्स ऑन कर दी जाती है ताकि अंदर की जो एयर है वो पूरी स्टेराइल हो जाए। तो सोचो आप पूरा एनवायरनमेंट को किस तरीके से क्लीन और स्टेरिलाइज्ड रखा जाता है, राइट। तो इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग दोनों का ध्यान रखते हुए प्रोसेसेस को परफॉर्म करना है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोसेसेस के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि जेनेटिक प्रोसेसेस होते कैसे हैं। वैसे तो हमें इन्हें डिटेल में डील करना है अभी इसी सेशन में, बट हमें इससे पहले टूल्स के बारे में जानना है जो बायोटेक्नोलॉजी के दौरान ना यूज होते हैं। तो उन टूल्स को समझने के लिए एक समरी जानना पहले जरूरी है, फिर हम उन टूल्स को समझ के फिर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सारे स्टेप्स का। तो सबसे पहला स्टेप जो है जेनेटिक प्रोसेस में वो ये होता है, हम क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट वही जीन है जिसको हमें इंसर्ट करके अपना डिजायर्ड कैरेक्टर या फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो बनवाना है। यानी कि वो प्रोडक्ट जो जीन बना रहा है वही है जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन है जो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट को बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, सेल से डीएनए निकालते हैं और उस डीएनए को कट कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारे पास जीन है, तो हम इसको यहाँ से कट करके हमने इसको निकाल दिया और सेपरेट कर दिया। ठीक है, पूरा डिटेल क्या है, किस तरीके से सेपरेशन हुई, किस तरीके से सेल से डीएनए को निकाला, वो अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल दिया और जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के बाद अल्टीमेटली उसे जोड़ दिया वेक्टर के साथ। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ जोड़ दिया। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर वो कंपोनेंट होता है, वो जेनेटिक सेगमेंट होता है जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट की बॉडी में लेके जाता है, होस्ट सेल में लेके जाता है। होस्ट सेल मतलब, होस्ट सेल वो बैक्टीरियल सेल या वो कोई यूकेरियोटिक सेल या कोई और प्रोकैरियोटिक सेल भी, कोई भी सेल जो है जिसके अंदर हमें अपना प्रोडक्ट बनाना है, अपना एक्सप्रेशन दिलवाना है, वही होस्ट सेल कहा जाता है। और वो सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने के लिए हम यूज करते हैं जिस जेनेटिक सेगमेंट को, उसे वेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअली वेक्टर जो है ये प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर जो बैक्टीरिया में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने के लिए बहुत एफिशिएंट वेक्टर माना जाता है। ठीक है, तो वेक्टर को यूज करते हैं सबसे पहले, तो हमने देखा कि होस्ट में उसको माइग्रेट करवाने के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम जो वेक्टर यूज करते हैं। दूसरा रीजन ये भी है, इन वेक्टर्स के पास क्या होता है, होस्ट की सेल के साथ कंपैटिबल रहने वाला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी रहता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि वो जीन जो कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए ओआरआई चाहिए, वो भी ऐसा ओआरआई जो होस्ट के साथ कंपैटिबल हो। तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि अगर वो ह्यूमन का जीन है, तो ह्यूमन का जीन बैक्टीरिया के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ तो कंपैटिबल नहीं होगा ना। तो उसको कंपैटिबल करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जोड़ देते हैं जो बैक्टीरिया के सेल के साथ कंपैटिबल होगा। ठीक है, सो इस तरीके से क्या होता है, हम अपने जीन को बैक्टीरियल सेल में एक्सप्रेस करवा पाते हैं। तो ये है एक्चुअल कहानी। तो वेक्टर क्या करता है, वेक्टर में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ते हैं और अल्टीमेटली एक नया वेक्टर बन जाता है जो रिकॉम्बिनेशन के बाद बनेगा। अब हमें वेक्टर में जब जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ना है, तो जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करके निकाला वैसे ही वेक्टर को भी कटिंग करनी पड़ेगी ना हमें। वेक्टर में भी कटिंग करी और जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया, इसीलिए यहाँ पे ये जो वेक्टर बना ना, इस वेक्टर को अब कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। और अब हम क्या करेंगे, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन गया ना, इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को अब हम डाल देंगे होस्ट की बॉडी में। ठीक है, यानी कि अब हमने क्या किया, होस्ट की बॉडी में वेक्टर को डाल दिया। लेट्स से ये बैक्टीरिया है, क्योंकि हम प्लाज्मिड अब ले रहे हैं ना, प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के साथ कंपैटिबल रहता है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, यानी कि अभी ये होस्ट है सिर्फ। ठीक है, जिसके सेल में हमें डालना है अपना रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया अपने वेक्टर के साथ। वेक्टर डबल, जो प्लाज्मिड है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है,
तो मैं यहाँ सिर्फ रेफरेंस के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बना रही हूँ। फाइन। सो अब ये क्या है, ये वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। टर्म्स को बहुत सोच समझ के यूज करेंगे, जहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो उसको नॉर्मल वेक्टर का टर्म नहीं दिया जाता। इट्स ऑलवेज अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ठीक है। सो ये हमारा बैक्टीरिया आ गया, हमने इसके अंदर मैकेनिज्म्स यूज करके अपने वेक्टर को डाल दिए। ये उसका क्रोमोसोमल डीएनए और ये आ गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि रिकम्बाइन हो चुका है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी कि प्लाज्मिड। ठीक है। सो ये हमारे पास अब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है वो पहुंच गया बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि होस्ट सेल के अंदर। तो अब ये होस्ट सेल जो है अब ये नॉर्मल होस्ट नहीं है, ये अब रिकॉम्बिनेंट होस्ट है। देखिए नाम चेंज होते जा रहा है ना, रिकॉम्बिनेंट होस्ट है। सो इस तरीके से अब ये रिकॉम्बिनेंट होस्ट बन गया, यहां से हमारा काम खत्म। ठीक है, खत्म नहीं मतलब एक्चुअली स्टेप्स जो है जो हमें खुद परफॉर्म करने थे वो स्टेप्स खत्म। अब यहाँ पे शुरू हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट होस्ट का काम। अब हमने रिकॉम्बिनेंट होस्ट जो लिया, अब उसका काम ये है, अब हमने उसमें क्या डाल रखा है, अपना रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ठीक है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है वो रिकॉम्बिनेंट होस्ट के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन सोचो अब ये रिकॉम्बिनेंट होस्ट जो है उसकी कॉपी ना बनाए तो, क्योंकि बैक्टीरिया तो अल्टीमेटली डिवाइड कर जाएगा, दूसरे सेल्स को अपना जेनेटिक मटेरियल दे देगा। तो सोचो हमारे पास थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट बनेगा ना, अगर हमारे जीन को कॉपी नहीं करेगा। अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेंट वेक्टर की कॉपी नहीं बनाएगा तो वो जनरेशन बाय जनरेशन पास ही नहीं होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर जनरेशन तक ही बनेगा और उसके बाद खत्म, और ये हम नहीं चाहते ना। तो इसलिए जीन क्लोनिंग जो है वो बैक्टीरिया जो है वो खुद करेगा अपनी बॉडी में मशीनरी को यूज करके, और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि बैक्टीरिया ने उसे क्लोन किया या नहीं। ठीक है, उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करके तभी आगे मूव करना स्टेप्स में। तो ये क्रोमोसोमल डीएनए है। तो जब क्या करेगा हमारे पास बैक्टीरिया जो है इन वेक्टर की कॉपी बनाएगा, तो मतलब हमारा प्रोसेस काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया ने कॉपी बनाना शुरू कर दिया, और दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए, ठीक है, यानी कि जो कॉपीज बन रही हैं जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है, तो कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि विदाउट एनी चेंज जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बननी चाहिए, इसी को जीन क्लोनिंग कहा जाता है। ठीक है, बिना किसी चेंजेस के। तो यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जब कॉपी बनाता है इसे जीन क्लोनिंग कहा जाता है। और कॉपी बनाने के बाद अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके पास क्या है, इस रिकॉम्बिनेंट होस्ट के पास क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कॉपी हो रहा है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है जो कॉपी हो रहा है या हो चुका है इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, अब अल्टीमेटली डॉटर सेल्स बनाएगा। अब इसका डिवाइड करने का टाइम है, ग्रो करने का टाइम है। तो ग्रो करने के दौरान ये डॉटर सेल्स बनाएगा। एक डॉटर सेल ये आ गया, ठीक है, तो दूसरा डॉटर सेल आ गया ये दो डॉटर सेल्स आ गए, ये उनका क्रोमोसोमल डीएनए। अब अल्टीमेटली ये क्या करेगा, इस तरीके से डॉटर सेल्स को जेनेटिक मटेरियल हमारा भी दे देगा, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अभी हमारे पास ये डॉटर सेल्स बन गए। सो इस तरह देख रहे हो जनरेशन बाय जनरेशन। अब ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर कर रहा है, और सिर्फ ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है जेनेटिक मटेरियल को, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस भी करेगा। ठीक है, ये डॉटर सेल्स जो है ये भी एक्सप्रेस करेंगे हमारे जीन को, और अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट बनाते जाएंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड था। तो इस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन अब जीन ट्रांसफर होता जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बनता जाएगा, और अल्टीमेटली 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनते जाएंगे, और अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता ही जाएगा। हम जैसे जैसे उसको न्यूट्रिशन देते जाएंगे वो प्रोडक्ट बनाता जाएगा। ठीक है, बहुत सारी अदर कंडीशंस होती हैं। हम चाहते हैं कि वेस्ट मटेरियल इकट्ठा ना हो, प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज होता रहे, सब चीजें हम बाहर से सप्लाई करते हैं। ठीक है, बट प्रोसेस जो है वो रुकना नहीं चाहिए। फाइन। सो इस तरीके से बैक्टीरिया डिवाइड करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट बनता जाएगा। सो ये है एक्चुअल स्टेप्स। तो अब यहाँ पे देख रहे हो हमने क्या किया, पहले हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट किया, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया वेक्टर के साथ,
और अल्टीमेटली हमारे पास बन गया रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, और इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को हमने बैक्टीरिया में डाल दिया, होस्ट में डाल दिया, तो बन गया रिकॉम्बिनेंट होस्ट। अब ये रिकॉम्बिनेंट होस्ट को छोड़ दिया जीन क्लोनिंग करने के लिए, जब उसने कॉपीज बनाई और अल्टीमेटली ट्रांसफर कर दी डॉटर सेल्स में, तो मतलब हमारा प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, सो इस सारे स्टेप्स के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो हमने क्या क्या चीजें करी। पहले तो जीन को कट किया, कटिंग करी है, उसके बाद वेक्टर के साथ जोड़ा, वेक्टर के साथ लाइगेट किया, वेक्टर का यूज हुआ, होस्ट का यूज। तो यही चीजें जो है ना, जो कटिंग के लिए यूज हो रही है, लाइगेशन के लिए यूज हो रही है, ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रही है, प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज हो रही है, ये सारी चीजें ही टूल्स कही जाती है। ठीक है, सो इन्हीं टूल्स के बारे में जानते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टूल्स इन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ टूल्स रहते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहला एंजाइम जो है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जिसे मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, जो एक्चुअल पहले स्टेप में कटिंग हो रही थी ना, डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा था, वो यही एंजाइम की हेल्प से आ रहा था। ये क्या करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करता है एक स्पेसिफिक साइट पे, और हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट दे देता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो रिकॉम्बिनेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जुड़ी है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही रिकॉग्नाइज करता है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को लेकर डिफरेंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, और वो स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करता है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होते हैं जो कि दोनों साइड से सेम पढ़े जाते हैं, जैसे मैं ये नाम लिख रही हूँ NITIN, दोनों साइड से पढ़िए सेम लिख रहा है, तो यही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। लेकिन ना डीएनए के केस में हम थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे देखते हैं। जैसे कि डीएनए के केस में आप यहाँ पे देखो GAATTC, ठीक है, और दूसरा है CTTAAG, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इफ दिस साइड इज 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम एंड, ऑब्वियसली देन उसके बाद ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। तो अब यहाँ पे देख रहे हो 3 प्राइम एंड से दोनों साइड से रीड करो। अपर साइड से अगर हम रीड करें GAATTC, नीचे से GAATTC, सेम आ रहा है दोनों साइड से सीक्वेंस। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक अरेंजमेंट इन केस ऑफ डीएनए। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और हर एक जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करता है इन सीक्वेंसेस को। ठीक है, और अल्टीमेटली वहीं पे कटिंग करके क्या कर देता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और वेक्टर को कट करने के लिए यूज किया जाता है। बट याद रखेंगे, एक प्रोसेस के दौरान जब हम वेक्टर यूज कर रहे हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, दोनों को सेम जीन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना, डिफरेंट एंडोन्यूक्लियसेस यूज नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ डिफरेंट प्रोसेस है तो वो अलग केस है, सेम प्रोसेस में। ठीक है, जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ लाइगेट करना, उसी वेक्टर को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कटिंग करता है। लेट्स से हमारे पास ये सीक्वेंस है, ये यहाँ से कट हो रहा है और यहाँ से कट हो रहा है, तो अब ये क्या करेगा, कटिंग इस तरीके से होगी ये। तो अब किस तरीके से सीक्वेंस आएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये है GCTTA, एक सीक्वेंस ये आएगा बाहर, और दूसरा पता है किस तरीके से आएगा, AATTC। अब देख रहे हो यहाँ पे हैंगिंग सीक्वेंसेस आ गए, ये 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 फ्री है, AA यहाँ पे भी। इस तरीके के एंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं इन्हें कहा जाता है स्टिकी एंड्स। क्या कहा जाता है, स्टिकी एंड्स। तो हम यूजुअली ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से यूज करते हैं जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो आप बहुत सारी एग्जाम्पल सेशन में भी डील करोगे, जैसे कि इको R1, उसके बाद BAM H1, उसके बाद HIND 3,
एंड आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये हमारे पास सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कौन सा डिस्कवर हुआ था और किसने किया था, ठीक है? तो मुझे बताएंगे जरूर। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस हैं, सब अलग अलग सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हम सबसे ज्यादा प्रेफर कौन से करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, वो जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये सीक्वेंस है हमारे पास जी जी सी सी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी सी जी जी। तो इसमें कटिंग पता है किस तरीके से होती है, बीच से ये पूरा कट हो जाता है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा सीक्वेंस, कोई भी ऐसा न्यूक्लियोटाइड नहीं होता जो हैंगिंग होता और फ्री होता है। तो ऐसे केस में जब ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ब्लंट एंड्स के केस में हमारे पास लाइगेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसलिए हम यूजुअली वही प्रेफर करते हैं जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको लाइगेट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है? सो उसे जानने से पहले कि किस तरीके से इजी होता है, तो कुछ और टूल्स के बारे में जान लेते हैं, फिर बात करते हैं उसके बारे में। सो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है और स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करते हैं सीक्वेंस को और वहीं पे कट भी करते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें यूज करते हैं, ठीक है, एज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, वैसे तो हमारे पास कैटेगरीज है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, 2 एंड 3। हम मेनली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, 2 कैटेगरी से एंजाइम्स को यूज करते हैं, ठीक है? तो वो थोड़ा सा डिटेल्ड पार्ट आ गया। फिलहाल हम इतना ही याद रखेंगे, ये कटिंग करते हुए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उसको भी याद रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टूल जो कि एक एंजाइम ही है, दैट इज डीएनए लाइगेस। डीएनए लाइगेस ये वही एंजाइम है जो क्या कर रहा था, वेक्टर को जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जोड़ रहा था। सो अब यहाँ पे देख पा रहे हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ जोड़। अब देखो हमारे पास वेक्टर है, लेट्स से ये है, हमने वेक्टर कट किया सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जिससे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया था। अब यहाँ पे ये वेक्टर है, ठीक है? तो हमने क्या किया, ये वेक्टर इस तरीके से कट हो गया, स्टिकी एंड्स आ गए इसमें। क्यों स्टिकी एंड्स आए? क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही वैसा यूज कर लिया, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने लाया, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ने क्या किया, यहाँ पे बाइंड करना शुरू कर दिया, ठीक है? सो इस तरीके से लेट मी क्लैरिफाई अ बिट मोर, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। सो हमारे पास किस तरीके से है, इस तरीके से ये आ गया, ये हैंगिंग एंड्स आ गए, एक ये आ गया, ये कटिंग, ठीक है, ठीक है, ये कटिंग आ गई। सो अब क्या होगा हमारा, हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट लाया, जीन ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से जुड़ गया, उसमें क्या थे, हैंगिंग एंड्स थे इस तरीके से, ठीक है, हैंगिंग एंड्स थे जिसकी वजह से वो यहां से जुड़ना शुरू हो गया, ठीक है? सो इस तरीके से हमारे पास अरेंजमेंट रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है, स्टिकी एंड्स होने की वजह से हमारे लिए इजी हो जाता है जीन्स को जोड़ना, ठीक है? अब देखो जीन्स में क्या थे, ऐसे न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट थे जो कि आपस में पेयर्ड नहीं थे। और अब क्या हुआ हमारे पास, लेट से अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर हम और क्लैरिफाई करें, जी ए ए टी टी सी अरेंजमेंट था, ठीक है? और यहाँ पे इस तरीके से नीचे सी टी टी ए ए जी, ये अरेंजमेंट था। अब हुआ क्या, जब अलग हुए तो हमारे पास ए ए टी टी सी, ये अलग हो गया, ये इस तरीके से। अब सोचो वेक्टर में भी यही पोजीशन खाली होगी, ठीक है? यानी कि ए ए टी टी, यहां से हमारे पास सी खाली होगा और जी खाली होगा इस तरीके से, क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किया। तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन वेक्टर का आ गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट उसका आ गया हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट का, दोनों ने लाइगेट कर लिया, जिसकी वजह से ये आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं ना जुड़े हुए, ये आ गए, ठीक है? सो अब खुद ही देखो स्टिकी एंड्स किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ब्लंट एंड्स के केस में ऐसा अरेंजमेंट भी आपको मिलेगा।
कि आपको अगेन कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर्स हैं वो आपस में इजीली जोड़े जा सके। वैसे अरेंजमेंट नहीं होंगे, वहां पे तो बिल्कुल ब्लंट अरेंजमेंट आएगा, ये जी जी सी सी एस तरीके से और सी सी जी जी इस अलग अलग तरीके से। तो बीच में हमें न्यूक्लियोटाइड ऐड करने भी पड़ सकते हैं अगर हमें लाइगेशन करवानी हो उसको वेक्टर के साथ। ठीक है, सो इस तरीके से रहता है डीएनए लाइगेज काम करता है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास टूल वेक्टर, जिसको क्या किया जाता है, हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में पहुंचाने के लिए, और दूसरा ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि जीन क्लोनिंग आराम से हो सके। ठीक है, एंड लास्ट है हमारे पास होस्ट, जिसके बारे में हमने बात की थी, जिसे हमने रिकॉम्बिनेंट होस्ट बनाया था, जिसमें जीन क्लोनिंग करवाई थी, जिसने अपने डॉटर सेल्स को हमारे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स दिए थे। तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं और हमें प्रोडक्ट देते हैं जो हमें चाहिए, है ना। सो आप देख रहे हो टूल्स जो है वो बहुत ईजी हैं समझना ना। हमने वही चीजें यूज करी जो हमें प्रोसेस में चाहिए। हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जो कटिंग कर रहा था, मॉलिक्यूलर सीजर था। उसके बाद डीएनए लाइगेज था, डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है क्योंकि वो जोड़ने में हेल्प करता है। सो इट्स अ मॉलिक्यूलर ग्लू, है ना। उसके बाद वेक्टर, वेक्टर जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है होस्ट के कंपैटिबल, और वो लेके जाता है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में, और वो होस्ट एक्सप्रेस कर देता है कैरेक्टर्स। तो यही है हमारे पास डिफरेंट टूल्स जो हमें डिस्कस करने थे। तो ये टूल्स को समझने के बाद अब हम स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जो स्टेप्स डिस्कस किए वो हमने समरी डिस्कस की थी। जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला डीएनए से, उसको वेक्टर में जोड़ा, वेक्टर को जोड़ने के बाद होस्ट में डाला, होस्ट ने जीन क्लोनिंग करी, अल्टीमेटली डॉटर सेल्स को अपने जीन्स भी दिए और उनसे एक्सप्रेशन भी करवाया। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिटेल्स में स्टेप्स के बारे में। तो स्टेप्स में एक एक करके समझते हैं, सीक्वेंशियल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगी। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप डील करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है डीएनए को डोनर से या होस्ट सेल से निकालना। डोनर सेल से इसीलिए क्योंकि हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, होस्ट सेल से इसीलिए क्योंकि उसका वेक्टर चाहिए। ठीक है, सो डीएनए को निकालने का काम सबसे पहला, वही डीएनए जिससे जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो उसको पहले सेल से बाहर भी तो निकालना ना। ठीक है, तो सेल से बाहर लेकर आए, तो पूरा मेथड डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके। फाइन, उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने निकाल तो लिया, फ्रेगमेंट्स बना तो लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके कटिंग भी कर दी है हमने। लेकिन दिक्कत यह है कि इतने सारे फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिसमें से हमें पता नहीं चलता कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो बाकी फ्रेगमेंट से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करना, वो हम करते हैं एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। ठीक है, ये एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हेल्प करता है हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बाकी फ्रेगमेंट से सेपरेट करने। ठीक है, और यहीं से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमारे पास एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। लैब कंडीशन में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को देख नहीं पाते नेकेड आई से, है ना, और बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को या सिंगल सेल को भी नहीं देख पाते। तो हम हमें क्या पता कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वेक्टर उठाएगा ही उठाएगा, वेक्टर उसके साथ लाइगेट होगा ही होगा। और फिर ये भी क्या, हमारे पास 100% एश्योरिटी ये भी नहीं है कि वो वेक्टर, उसने अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट भी कर लिया खुद के साथ, तो ये भी गारंटी नहीं है कि वो होस्ट सेल के अंदर जाएगा ही जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमें बढ़ानी पड़ती है कि हमारे पास सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाए, उसके चांसेस बढ़ाने के लिए सक्सेस रेट के हम क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बना लेते हैं, उसके नंबर बढ़ा देते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बना लेते हैं। तो अब सोचो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, अब उसको हमने डीएनए से निकालने के लिए कितने प्रोसेसेस किए। सबसे पहला, उसको सेल को से डीएनए को निकाला, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया। फिर हम तीसरा स्टेप भी करेंगे, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। तो अब हर एक डीएनए, हर एक सेल से एक एक करके डीएनए निकाल के फिर एक एक करके जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के, वो तो बड़ा टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। तो बेटर ये नहीं है कि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, उसको एम्पलीफाई कर लिया, फिर उसको यूज करते रहे जैसे जरूरत पड़ी।
तो ये तो इजी हो जाएगा ना, हमारे पास 3 स्टेप्स हमें स्किप करने पड़ेंगे, है ना। तो उस वजह से हमारा काम इजी हो जाएगा। तो एश्योरेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीज करने के लिए हम मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फाइन। एंड अल्टीमेटली जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, कॉपीज मिल गया, हम डीएनए लाइगेज की हेल्प से वेक्टर के साथ जोड़ देंगे और जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना उसको होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। और होस्ट में ट्रांसफर करने के बाद अब हमें पहचानना है कि कौन से होस्ट ने हमारा वेक्टर यानी कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर पिकअप किया है और वो रिकॉम्बिनेंट होस्ट बन गया हुआ है। तो उस होस्ट को सेलेक्ट करना है। अब होस्ट को सेलेक्ट कर लिया और उसे प्रोडक्ट बनाते हुए देख लिया तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इतना ही नहीं है, हमें प्रोडक्ट को मार्केट करना है, लोगों तक पहुंचाना है उनके बेनिफिट के लिए। तो हम ऐसे लैब कंडीशन में एक एक चम्मच या एक एक कटोरी बना के तो नहीं दे सकते ना किसी को, पूरे वर्ल्ड को चाहिए वो प्रोडक्ट, है ना। तो उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना पड़ता है। तो लैब स्केल से लेकर हम उसको क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पर लेकर जाते हैं, यानी कि बीकर से बनाने से लेकर बड़े बड़े टैंक्स में बनाने तक के लिए लेके जाते हैं। तो इस प्रोसेस को स्केलिंग अप कहा जाता है। ठीक है। स्केलिंग अप इतना इजी प्रोसेस नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट लेके गए, टेक्निक देखी और उधर इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाने चले गए, वो नहीं। लैब कंडीशन में हम जो चीजें यूज करते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो टोटली डिफरेंट होता है। वहाँ पे स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करना इजी होता है। इंडस्ट्रियल स्केल पे इतनी सारी बड़ी बड़ी ट्यूब्स यूज होती हैं, टैंक्स यूज होते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का वहाँ पे कितना ज्यादा काम होता है ना। तो एक डिफरेंट टेक्निक डिफरेंट लेवल पे यूज करनी पड़ जाती है वहां पे। ठीक है। सो इसीलिए इंडस्ट्रियल लेवल पे थोड़ा सा टीडियस हो जाता है प्रोडक्ट्स को बनाना लार्ज स्केल में वाइल मेंटेनिंग द स्टेराइल कंडीशंस। सो इसीलिए स्केलिंग अप एक टीडियस प्रोसेस है, उसे भी अंडरस्टैंड करेंगे। और लास्ट है बायो ये स्केलिंग अप के बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। प्रोडक्ट बन गया, बट बैक्टीरिया, लेट्स से बैक्टीरिया में हमने अपना जीन डाला, उसे प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, तो बैक्टीरिया मेटाबोलाइज करेगा, वेस्ट भी तो बनाएगा। अब प्रोडक्ट सेल के अंदर बन रहा है, सेल के बाहर, वो भी एक डिफरेंट चैलेंज है हमारे लिए। तो इसीलिए प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि हम उसे यूटिलाइज कर सके। और इनफैक्ट अगर आप मेडिसिन भी देखो तो अलग अलग तरीके से आती हैं, कुछ ऐसी होती है जो इंजेक्टेबल होती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, कुछ पाउडर फॉर्म में आती हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं, कुछ कैप्सूल फॉर्म में आती हैं, कुछ की पैकेजिंग जो है वो ब्राउन उसमें कंटेनर में हुआ होता है, कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर में होते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं हर एक केमिकल को बचाए रखने के लिए और उसे मार्केट करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए। तो इसलिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के दौरान यही चीजें ध्यान रखी जाती हैं और प्रोडक्ट को उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे कस्टमर जो है वो इजीली यूज कर सके। ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपको डिस्कस करने हैं एक एक करके। तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। सो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप फिगर आउट करते हैं, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर सेल एंड होस्ट सेल। सो इसके बारे में बात करते हैं। तो अब क्या है हमारे पास, हम बिल्कुल उसी तरीके से बात करेंगे जैसे हम लैब में प्रोसेस करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे, कनेक्टेड स्टेप्स हैं सारे। ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने पेसल एंड मोर्टार लिया। ठीक है। पेसल एंड मोर्टार लिया, पेसल एंड मोर्टार लेके हमने क्या कर दिया, इसमें डाली कुछ चीजें। सबसे पहला तो हमने डाला टिश्यू। टिश्यू में सेल्स हैं, सेल्स के अंदर डीएनए है और हमें वो डीएनए ही चाहिए, है ना। सो टिश्यू डाला, टिश्यू के साथ साथ हमने डाला एक एंजाइम यानी कि लिटिक एंजाइम। लिटिक एंजाइम यानी कि तोड़ने वाला एंजाइम। किसको तोड़ेगा, सेल को डिसइंटीग्रेट करेगा ताकि उसमें से डीएनए और उसके कंटेंट्स बाहर आ सके। ठीक है। तो हमने लिटिक एंजाइम डाला, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हम कौन सा सेल या कौन सा टिश्यू यूज कर रहे हैं। इफ वी आर यूजिंग सम प्लांट टिश्यू और प्लांट सेल, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें सेल वॉल होती है, तो उसकी सेल वॉल को डिसइंटीग्रेट करने के लिए एडिशनली सेल्यूलेज भी डालना है। ठीक है। और अगर फंजाई यूज कर रहे हैं तो फंजाई के पास भी सेल वॉल है काइटिन की, तो वी आर गोइंग टू यूज काइटिनेज इन दैट पर्टिकुलर केस। एंड इफ वी आर यूजिंग बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरिया इटसेल्फ, तो उस केस में हमें यूज करना है लाइसोजाइम ताकि उसकी सेल वॉल का पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो डाइजेस्ट हो सके और सेल के कंटेंट्स बाहर आ सके।
तो ये एडिशनली हमें ऐड करना है अलोंग विद लिटिक एंजाइम्स, अगर हम ये पर्टिकुलर टिश्यू और सेल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। एनिमल सेल के केस में सेल वॉल नहीं होती तो वो दिक्कत नहीं आता, है ना। सो हम लिटिक एंजाइम्स ऐड करते हैं और क्रश कर देते हैं टिश्यू को, स्लरी बना देते हैं, उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद, सारे प्रोसेस करने के बाद, ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्टेप मेंशन कर देती हूँ। विल बी गोइंग थ्रू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारी डेब्रीज आएंगी, सेल के अंदर के कंटेंट्स भी रिलीज होंगे ना। फिल्ट्रेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टेस्ट ट्यूब में डीएनए आ जाएगा। लेकिन हमें उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, हम डालेंगे एक कंपोनेंट जिसे कहा जाता है इथेनॉल। हम क्या करते हैं, बहुत ही ठंडा, बिल्कुल ही चिल्ड इथेनॉल अब ऐड करेंगे, चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे। और चिल्ड इथेनॉल के डालने की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे डीएनए होगा ना, वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा बेटा, इस तरीके से यहाँ प्रेसिपिटेट कर जाएगा। अगर डीएनए छोटा है ना, बिल्कुल छोटा डीएनए जो होता है, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपको छोटे छोटे क्रिस्टल से, ठीक है। बड़ा डीएनए होगा वो तो प्रॉपरली दिख जाएगा, बिल्कुल थ्रेड लाइक अरेंजमेंट में। तो चिल्ड इथेनॉल डालने की वजह से क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए होने की वजह से हमें डीएनए दिख जाता है। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, उस डीएनए को ग्लास रॉड की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, अब इसका स्पूलिंग करेंगे। स्पूलिंग मींस एक्सट्रैक्शन और रिमूवल ऑफ डीएनए यूजिंग ग्लास रॉड। अब ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड डालेंगे टेस्ट ट्यूब से, इस तरीके से डीएनए निकाल लेंगे। तो अब ये सारा हुआ इस वजह से क्योंकि हमने चिल्ड इथेनॉल डाला और उसकी वजह से डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया, डीएनए हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया, हमें मिल गया डीएनए, ठीक है। अब डीएनए को निकालने के बाद उसमें से हमें मेन काम जो करना है वो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करना। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लेट्स से अब हमने क्या लिया, बीकर, ठीक है। अब हमने उस जीन डीएनए को जो हमने अभी निकाला ना प्रेसिपिटेट करके, उस डीएनए को हमने कहाँ डाल दिया, बीकर में डाल दिया। तो बीकर में डालने के साथ साथ हमने उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कि मैग्नीशियम, ठीक है, आयंस वगैरह प्रॉपरली, हम वो सारा चीजें हम क्या करते हैं, पूरा सोल्यूशन में डाल के रखते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, इस तरीके से डीएनए हमारे पास, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दिया, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला और अब क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बिल्कुल आपको क्या दिखेगा, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन की तरह दिखेगा, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, जब इसको डाला ना, तो अल्टीमेटली हमने वेट किया, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे इसको रख के थोड़ा टाइम दे के वेट किया। वेट करने के बाद डीएनए का पता क्या हाल होगा, डीएनए जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया होगा। फ्रेगमेंट्स बहुत सारे बनेंगे, लेकिन अब उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, उसे पहचानना वो है चैलेंज। तो अभी हमारे पास जो सेगमेंट्स बने हैं ना, दे आर डीएनए फ्रेगमेंट्स ओनली, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। इसमें से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अभी हमें पहचानना है और उसे हमें सेपरेट करना है, ठीक है। तो हमें ये मिल गया, ये हमें जीन, ये फ्रेगमेंट्स हमें दिख नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा सोल्यूशन दिखेगा हमें कि ऐसे कुछ सोल्यूशन है, और हम बिल्कुल टाइम सोच के रखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इतना काम करता है और अभी तक जीन फ्रेगमेंट्स बन गए होंगे, तो इस तरीके से हम पूरा सोच के रखते हैं, ठीक है। सो अब क्या है, हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स बन गए और अब हम क्या करेंगे, उससे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। सो इस प्रोसेस को समझने से पहले ना हम इसके प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं, ठीक है। सब कुछ जान लेते हैं और उसके बाद स्टेप्स डिस्कस करते हैं। तो अब क्या है, हमारे पास जो हम सेपरेशन कर रहे हैं उसके लिए जो मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं वो है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहचान के निकालना है, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उसमें हमारी मदद करने वाला है, ठीक है। तो मदद करने के लिए एक प्रिंसिपल जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स प्रिंसिपल पे ये इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक काम करती है। तो सबसे पहले तो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्यों होते हैं नेगेटिवली चार्ज? वो इसीलिए क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, नेगेटिव ग्रुप्स हैं, नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है।
और नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो मूव करता है टूवर्ड्स एनोड। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करता है। और ये डीएनए कहाँ पे होता है, ये डीएनए हमने डाला होता है एगरोस जेल में, ठीक है, एगरोस जेल में डाला होता है। ये डीएनए मूव करता है कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, लेकिन किस बेसिस पे, अपने साइज की बेसिस पे। जितना छोटा फ्रेगमेंट का साइज होगा उतना वो दूर की तरफ मूव करेगा एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। सो अब इस तरीके को, इस पैटर्न को समझते हैं, इसके लिए मैं बना रही हूं, ठीक है, एक छोटा सा मीडियम। ये हमारे पास क्या है, ये लेट्स से एगरोस जेल, ठीक है, ये एगरोस जेल है। ये एगरोस जेल में हमारे पास हमने क्या बनाते हैं, हम वेल्स बनाते हैं। वेल्स कैसे बनते हैं मैं सब कुछ बताऊंगी, अभी वेट करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं। सो ये हमने वेल्स बनाए, ठीक है। ये जेल होती है, ठीक है, पूरी जेल होती है पतली सी रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह। तो इसमें ना ऊपर वेल्स बना देते हैं। तो वेल्स कैसे बनाएंगे, ठीक है, डीप वेल्स बनाते हैं अंदर की तरफ। तो इन वेल्स में हम क्या करेंगे, लोड करते हैं अपना डीएनए, ठीक है। सो अपना डीएनए हमने लोड किया, किस तरीके से, इस तरीके से हमने डीएनए सैंपल डाल दिया है, लोड कर दिया है, ठीक है। सो डीएनए सैंपल लोड कर दिया है। अब यहाँ पे डीएनए सैंपल में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। यहाँ पे है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे है पॉजिटिव एनोड, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, तो डीएनए क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। इस तरीके से क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। अब हमें इस तरीके से स्टेन्स दिखना शुरू हो जाएंगे कि डीएनए मूव कर रहा है। स्टेन्स धीरे धीरे लाइट हो जाते हैं, ठीक है। और जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रखी है तब तक ये अकॉर्डिंगली मूव कर रहे होंगे। कुछ आगे मूव कर चुका होगा, ठीक है। सो इस तरीके से मूव करते हुए स्टेन्स दिखेंगे। क्यों दिखेंगे स्टेन्स वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे। लेके हमने क्या किया है, डीएनए को लोड किया है यहाँ पे, ठीक है। ये डीएनए सैंपल यहाँ पे वेल में लोड किया हुआ है। लोड करने के बाद जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो डीएनए मूव करना शुरू कर देगा पॉजिटिव एनोड की तरफ, जो सबसे दूर पहुंचा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सबसे दूर पहुंच गया, ये जो सबसे दूर पहुंचा, ये मतलब सबसे छोटा था साइज में, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे दूर पहुंच गया। ये उससे बड़ा था और ये उससे बड़ा। तो इस तरीके से हमारे पास माइग्रेशन होना शुरू हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि डीएनए कहाँ कहाँ तक मूव किया। और सबसे बड़ी चीज, अब आप ये सोच रहे हो कि इससे इसमें से कैसे पता चल रहा है कि डीएनए मूव करने से हमारा सेगमेंट कौन सा है, ठीक है। वो इस तरीके से, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमारा जीन जो है वो कितना बड़ा है। एक पर्टिकुलर डीएनए में कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट है, वो कहाँ कहाँ पे कट करेगा, सब कुछ, ठीक है। तो अब ये देखो, लेट्स से डीएनए है, ये है डीएनए, ठीक है। उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इस सेगमेंट के बीच में। अब हमें पता है रेस्ट्रिक्शन साइट कौन कौन सी है। रेस्ट्रिक्शन साइट एक ये है, ठीक है, और एक ये, ठीक है। सो अब क्या हुआ, हमने जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया एक पर्टिकुलर, उसे जब कटिंग की, तो एक फ्रेगमेंट हमारे पास ये बना है, ठीक है। एक फ्रेगमेंट ये बना जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, ठीक है, ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, ठीक है। और एक ये सबसे छोटा बना, ये वाला। तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला सेगमेंट है उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। सो जब हम ये सैंपल लोड कर रहे थे, तो 3 तरीके की हमने माइग्रेशन देखी। एक जो सबसे आगे मूव कर गया होगा, लेट्स से ये वाला। दूसरा जो उससे पीछे था, ये वाला, ठीक है। और जो सबसे पीछे रह गया, ये वाला। और जो सबसे पीछे रह गया होगा वो सबसे हैवी होगा और उसी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और ये सारी चीजें हमें इसकी हेल्प से पता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से, ठीक है। सो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो हमारे पास कोई बड़ी साइंस नहीं है, हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल है। बहुत सारा डाटा जो है, बहुत रिसर्चर्स ने काम करके हमें अवेलेबल करवाया है। आज हम जितनी भी रिसर्च आगे प्रोसीड कर पाते हैं, तो उनके रिसर्च की हेल्प से, फाइन। सो अब क्या है,
इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हम जान पाते हैं कि हमारा सैंपल कौन सा है। लेकिन इसको प्रोसेस को थोड़ा सा ना डिटेल में समझ लेते हैं कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता कैसे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक एक करके समझ रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, सबसे पहले एग्रोस जेल बनाई थी, ठीक है। एग्रोस जेल बनाने की टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, एग्रोस जेल का पाउडर आता है, हमने बीकर लिया, उसमें एग्रोस जेल पाउडर डाला, उसको बॉईल किया और हमने उसको ना एक टैंक में डाल देते हैं, एक बॉक्स में। एक तरह से बॉक्स के साथ ना एक कॉम्ब मिलता है। कॉम्ब पता है किस तरीके का होता है, इस शेप में, इस शेप का कॉम्ब होता है, ऐसा इस शेप का कॉम्ब हम डाल देते हैं और उस बॉक्स के अंदर इस तरीके के कॉम्ब डाल देते हैं। कॉम्ब डालने के बाद एक रोज जल गरम गरम डाल देते हैं और जब वो ठंडी होती है तो सॉलिडिफाई हो गई होती है, उसमें वेल्स बन गए होते हैं। तो ये कॉम्ब की हेल्प से, ठीक है। तो कॉम्ब डाला हमने, ये कॉम्ब प्लेट कही जाती है। ये कॉम्ब प्लेट डालने के बाद, इस कॉम्ब को डालने के बाद वेल्स बन गए। तो अब हमने क्या किया, डीएनए सैंपल लिया। डीएनए सैंपल, कौन सा डीएनए सैंपल है, ये वाला जिसमें फ्रेगमेंट्स है बेटा, ठीक है। ये सारा सैंपल है। इस सैंपल को लिया, इसको मिक्स किया दो चीजों के साथ। दो चीजें कौन सी हैं, सबसे पहला तो ब्रोमोफिनोल ब्लू। मैंने कहा ना, इस जेल में डीएनए जहां जहां तक मूव करता है ना, वो स्टेन छोड़ता हुआ जाता है ब्लू कलर के। कहाँ तक डीएनए पहुंचा है, स्टेन की वजह से ही पता चलता है बेटा। तो ये स्टेन जो है वो ब्रोमोफिनोल ब्लू की वजह से आ रहे हैं। ये ट्रैकिंग डाई होती है, ये हमें ट्रैक करने में हेल्प करती है कि डीएनए कहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रोमोफिनोल ब्लू डाला है। और इथीडियम ब्रोमाइड, इथीडियम ब्रोमाइड भी एक डाई है, ऑरेंज कलर की डाई होती है, कार्सिनोजेनिक होती है, इसको हाथ नहीं लगाना होगा। तो इथीडियम ब्रोमाइड जो है वो यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है लास्ट में, ठीक है। सो इथीडियम ब्रोमाइड और ब्रोमोफिनोल ब्लू डाली जाती है, उसे मिक्स किया जाता है और उसके बाद उसको लोड कर दिया जाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक वेल्स में, जैसे हमने डाला। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद डीएनए जब मूव कर जाता है, हमें ट्रैकिंग टाइम से पता चल जाता है डीएनए जो है वो एनफ लेवल तक मूव कर चुका है। फिर हम क्या करते हैं, हम यूवी टॉर्च लेते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसको यूज करते हैं, इसको टैंक के ऊपर रख देते हैं। और टैंक के ऊपर रखने के बाद पता है क्या होता है, हमें ऑरेंज ऑरेंज कलर के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स दिखते हैं। ठीक है, पता है कैसे, मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारे पास, लेट्स से हमने टॉर्च रखी ना, हमें दिख जाएगा। अब जरूरी थोड़ी ना कि एक वेल में एक ही फ्रेगमेंट होगा, कुछ ऐसे फ्रेगमेंट भी हो सकते हैं जो यहाँ तक पहुंचे होंगे, कुछ यहाँ पे भी पहुंचे होंगे, कुछ एडिशनल फ्रेगमेंट्स होंगे इसके लेवल तक। ये देखो जैसे यहाँ पहुंचे हैं, ये यहाँ पहुंचा है, यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स जो है ऑरेंज कलर के आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, ऐसे करके जहां जहां पहुंचे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमें तो सबसे बड़ा वाला चाहिए था, तो हमें क्या करना है, हमें तो ये वाला चाहिए जो बिल्कुल मूव नहीं किया, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमने खुद देखा यहाँ पे है। तो अब ये वाला चाहिए। हमें तो इनसे कोई मतलब नहीं है कि ये यहाँ तक पहुंचा, ये यहाँ तक पहुंचा, हमें तो ये वाला चाहिए, है ना। तो अब हमने क्या देखा, यूवी टॉर्च की हेल्प से डीएनए सेगमेंट्स हमें ऑरेंज ऑरेंज चमकते हुए दिख गए। लेकिन ये ऑरेंज ऑरेंज चमकते हुए क्यों दिखे यूवी टॉर्च की हेल्प से, क्या डीएनए चमकता है क्या, फ्लोरोसेंस शो करता है यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में, नॉर्मली नहीं। पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इथीडियम ब्रोमाइड डाली है ताकि यूवी लाइट की प्रेजेंस में वो इथीडियम ब्रोमाइड फ्लोरोसेंस शो करे। ये इथीडियम ब्रोमाइड डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर के बीच में फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है और फिर ये चमकना शुरू कर देता है यूवी रेडिएशन में, ठीक है। सो एक्चुअली जो इथीडियम ब्रोमाइड है वो नॉर्मली कहाँ पे भी डाली जाती है, इन एगरोस जेल, ठीक है। ये नॉर्मली एग्रोस जेल में भी डाली जाती है, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस में एग्रोस जेल में डाली जाती है। तो कई बार क्या होता है, जो डीएनए मूव कर रहा होता है ना, वो छोटे छोटे होल्स होते हैं एग्रोस जेल में, इसी वजह से डीएनए को थोड़ा सा मूव करने में दिक्कत आती है। एग्रोस जेल में क्या है, अब इथीडियम ब्रोमाइड एग्रोस जेल में, ठीक है, एग्रोस जेल में इथीडियम ब्रोमाइड आ गया। तो अब क्या कर रहा है, डीएनए जब पोर से मूव कर रहा है, एग्रोस जेल के पोर से मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इथीडियम ब्रोमाइड उसके हेलिकल स्ट्रक्चर में ट्रैप होता जाता है, ठीक है। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है। तो अब क्या होगा, हमारे पास डीएनए जो है वो, उसको एग्रोस जेल के पोर से निकलना होता है, इसीलिए बड़ा वाला सेगमेंट पीछे रह जाता है और छोटा वाला आगे चला जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास मूवमेंट होती है, ठीक है। सो एग्रोस जेल में इथीडियम ब्रोमाइड डाला, तो इथीडियम ब्रोमाइड जो है और ब्रोमोफिनोल ब्लू जो है, वो दोनों हेल्प करती है डीएनए की पोजीशन को जानने में। ब्रोमोफिनोल ब्लू ट्रैकिंग डाई है, हमने सैंपल में डाल दी थी। इथीडियम ब्रोमाइड यूजुअली एग्रोस जेल में डाली जाती है,
ठीक है। तो एग्रोस जेल में डालने के बाद हमने क्या किया, उसको लास्ट में चेक किया इथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से, ठीक है। और अब अल्टीमेटली क्या है, हमने क्या देखा, जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट हमें मिल गया कि हमें ये वाला फ्रेगमेंट चाहिए। अब हम उसको क्या करेंगे, उस पीस ऑफ सेगमेंट को ना, जेल को ना कट कर देंगे, कट आउट कर देंगे, और उसके बाद एग्रोस जेल से उसे निकाल देंगे, जिसको एल्यूशन कहा जाता है। हम क्या करते हैं, अलोंग विद द जेल उस फ्रेगमेंट को ही बाहर निकाल देते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट को नॉर्मली जेल से निकालना इतना इजी नहीं है, पोर्स है उसमें, ठीक है, बट वो इतने छोटे पोर्स हैं कि हम ऐसे डीएनए को कोई नीडल या कोई माइक्रो सिरिंज यूज करके निकाल नहीं सकते जेल के अंदर से। तो हम क्या करते हैं, हम जेल का ना एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं जहां पे डीएनए होगा, इस तरीके से टुकड़ा निकाल लेते हैं, पीस निकाल लेते हैं, और उसमें से अल्टीमेटली डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके अपने डीएनए को, फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास पूरा प्रोसेस। तो क्या किया हमने, इथिडियम हमने एग्रोस जेल बनाई, जेल में वेल्स बनाए, उसमें इथिडियम ब्रोमाइड भी डाली हुई है, ठीक है। नॉर्मली इथिडियम ब्रोमाइड जेल में डाली जाती है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो एग्रोस जेल में इथिडियम ब्रोमाइड डाला, वेल्स बनाई, उसमें वेल में डीएनए सैंपल लोड किया अलोंग विद ब्रोमोफिनोल ब्लू, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो डीएनए ने मूव करना शुरू कर दिया। मूव करने के बाद हमारे सैंपल्स मूव कर रहे हैं, और हमारे पास कहाँ कहाँ पे डीएनए सेगमेंट्स हैं वो यूवी टॉर्च की हेल्प से हमने एनालाइज कर लिया, और जो हमारा सेगमेंट था हम उसको कट करके निकाल दिया, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास आ गया डीएनए, ठीक है। सो अब ये डीएनए फ्रेगमेंट निकलता कैसे है, उसके लिए एक डिफरेंट टेक्निक है, जिसके लिए मैं एक डिफरेंट सेशन भी डील करूंगी। इनफैक्ट हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो टेक्निक है सॉदर्न ब्लॉटिंग, इसके बारे में बात करेंगे। इस टेक्निक की हेल्प से हम जेल के उस पीस के अंदर से फ्रेगमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सॉदर्न ब्लॉटिंग की हेल्प से हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट आ जाता है। ये टेक्निक इस चैप्टर में मेंशन नहीं की गई है, ये अलग से मेंशन की गई है, ठीक है। तो सॉदर्न ब्लॉटिंग जो है उसकी हेल्प से हमारे पास डीएनए आ जाएगा, और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, उस डीएनए फ्रेगमेंट से फर्दर वाला काम करेंगे। क्या करना है, डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करना है ना। सो एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं, और जानते हैं कि पीसीआर किस तरीके से काम करता है और एम्पलीफाई करेगा। अब हमारे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, सेपरेट कर दिया उसको बाकी सारे फ्रेगमेंट से। अब हमारे पास कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फ्रेगमेंट नहीं है, अपना रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट ही है, ठीक है। सो बात करते हैं एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम पॉसिबल कर पाते हैं एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन, ठीक है। सो एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन यानी कि हम मिलियंस बिलियंस ऑफ कॉपीज बना रहे हैं अब उस फ्रेगमेंट की, जो हमने क्या एल्यूट किया है ड्यूरिंग द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसेस। तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान हमने जो डीएनए सेगमेंट निकाला, डीएनए फ्रेगमेंट अलग किया, उसको हम एम्पलीफाई कर रहे हैं पीसीआर की हेल्प से, ठीक है। और इस पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप आप देख पा रहे हो डीनेचुरेशन का, यानी कि डीएनए के नेचर को हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। डबल स्ट्रैंडेड अरेंजमेंट है, तो डीएनए स्ट्रैंड्स को भी अलग करेंगे, उसका नेचर अभी चेंज करेंगे। उसके बाद एनीलिंग, एनीलिंग यानी कि कुछ जुड़ने वाला है, ठीक है। और उसके बाद एक्सटेंशन यानी कि हमारे पास हम डीएनए को एक्सटेंड करेंगे, पॉलीमर बनाएंगे, उनकी कॉपीज बनाएंगे, ठीक है। सो एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन यानी कि वो स्टेप जिसमें हम डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सेपरेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे कोई एंजाइम यूज नहीं हो रहा सेपरेशन के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन में जो आपने देखा है, हेलिकेज जो है वो सेपरेट करता है डीएनए स्ट्रैंड को, और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जा रहा है, सेपरेशन हो रही है और आरएनए की सिंथेसिस भी साथ साथ में हो रही है ना। बट यहाँ पे हम टेम्परेचर डिपेंडेंट मैकेनिज्म यूज करते हैं डीएनए को सेपरेट करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो हम टेम्परेचर क्या करते हैं, 94 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा देते हैं, ताकि डीएनए स्ट्रैंड्स जो है वो सेपरेट हो जाए। तो स्ट्रैंड्स जो है वो सेपरेट होके कुछ इस तरीके से हो जाता है, जो आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। तो अब हम सिर्फ एक साइकिल की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर साइकिल। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, ये 3 स्टेप्स होते हैं, उसके बाद 3 स्टेप्स दोबारा रिपीट होंगे, फिर यही 3 स्टेप्स दोबारा दोबारा रिपीट होते जाते हैं,
ठीक है, जब तक हमारे पास मल्टीपल कॉपीज नहीं बन जाती। तो अब डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एनीलिंग करेंगे, यानी कि ज्वाइनिंग करेंगे किसी चीज की। किस चीज की ज्वाइनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम एनीलिंग करते हैं प्राइमर की, वो भी टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पे इसीलिए ताकि हम चाहते हैं कि प्राइमर का 3 प्राइम एंड फ्री रहे, ठीक है, 3 प्राइम एंड फ्री रहे और उसे एक्सटेंड किया जा सके, ठीक है। सो प्राइमर का एडिशन होता है, तो आप इस डायग्राम में देख रहे हो एडिशन किया प्राइमर का, लेकिन प्राइमर जो है वो तभी ज्वाइन करेगा जब हम टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे। 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज हो रहा था किसके लिए, डीनेचुरेशन के लिए, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस के करीब कर दिया जा रहा है, ठीक है। 40 टू 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रहता है और प्राइमर जो है वो अटैच हो जाता है। अब 3 प्राइम एंड फ्री है, अब टेम्परेचर को अगेन चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद उसको 72 डिग्री सेल्सियस पे ले आएंगे और अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, एक्सटेंशन। एक स्पेशल तरह का पॉलीमरेज है जिसे आप टैग पॉलीमरेज कहते हो। ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाने के लिए। यानी कि अभी प्राइमर जो है ना, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है प्राइमर, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं। सेम अब हम क्या करते हैं, पीसीआर में ना एक्चुअली क्या किया जाता है, पीसीआर एक मशीन होती है, तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, हम उसमें ऐड करते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स पूरे ऐड करेंगे। जो भी आयंस ऐड करने हैं जो प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैग्नीशियम अगेन, वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद प्राइमर्स भी ऐड कर देते हैं, आरएनए प्राइमर्स, वो भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद टैग पॉलीमरेज, ये सारी चीजें हमें ऐड करनी पड़ती है बाहर से। बाहर से ऐड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, पीसीआर को ऑन कर देते हैं, वो अपना टेम्परेचर खुद खुद बदलता जाता है। तो ये टेम्परेचर बदल क्यों रहा है, वो इसीलिए बदल रहा है क्योंकि बेटा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर स्टेप करवाया जा सकता है। अगर हम सेम टेम्परेचर जो है, जैसे कि अगर हम एक्सटेंशन के दौरान की बात करें, हम एक्सटेंशन के दौरान अगर टैग पॉलीमरेज को एक्सपोज करवाएं 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो इतना एफिशिएंट काम नहीं कर पाएगा, बाकी आयंस जो बाकी केमिकल्स हैं वो इतना एफिशिएंट काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल प्राइमर के एनीलिंग के लिए, उसके अटैचमेंट के लिए 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सूटेबल नहीं होगा। वैसे तो हमारे पास ये टैग पॉलीमरेज जो है ना बेटा, ये जो है हम एक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। ये क्या करता है कि जो हमारे पास ये टैग पॉलीमरेज जो है वो हाई टेम्परेचर्स को बेयर कर लेता है, 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बेयर कर लेता है। नॉर्मली अगर हम पॉलीमरेज को यूज करते हैं ना, तो वो पॉलीमरेज जो है वो 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आते ही डिस्ट्रक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। पर टैग पॉलीमरेज नहीं होता, ये एफिशिएंटली वहां पे काम कर लेता है। लेकिन हमें टैग पॉलीमरेज के अलावा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए ताकि वो टैग पॉलीमरेज के साथ मिलके उसकी हेल्प कर सके एक्सटेंशन करने में, है ना। तो अगर हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड जो है उस टेम्परेचर पे 94 डिग्री सेल्सियस पे सेपरेट हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि उसी टेम्परेचर पे एक्सटेंड करें। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख के ही अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग टेम्परेचर होता है बेटा, ठीक है। तो ये है हमारे पास पीसीआर। तो इस पीसीआर की हेल्प से हमने मिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉपीज बना ली अब डीएनए फ्रेगमेंट की, और इन फ्रेगमेंट्स को अब हम लाइगेट करेंगे वेक्टर के साथ विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस। डीएनए लाइगेस हमने टूल्स में पढ़ा, ये क्या करता है, लाइगेशन करता है, जोड़ता है वेक्टर को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो अब क्या है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड्स या बैक्टीरियोफेज जो है उनको यूज करते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर लेते हैं और कॉपीज बना लेते हैं होस्ट के अंदर जाके, ठीक है। तो नॉर्मली ये यूज किए जाते हैं एज अ सुटेबल वेक्टर। लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो वेक्टर्स के लिए हमने फिक्स किए हैं कि ये पर्टिकुलर फीचर्स होंगे तो हमारे पास मतलब जो हमारा वेक्टर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, हम उसे यूज कर सकते हैं। सो उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो है कि उसके पास होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो भी ऐसा जो कि होस्ट के साथ कंपैटिबल हो और हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, ठीक है, हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे। और ये वही साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, याद रखेंगे, बार बार बात कर रही है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है।
तब तक हमारे पास प्रोसेस रेप्लिकेशन का नहीं हो सकता, ना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस सक्सेसफुल हो सकता है अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कंपैटिबल नहीं हुआ होस्ट के साथ तो। ठीक है, दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर होना। सेलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सारे वेक्टर्स के साथ अटैच करे, और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे वेक्टर्स जो है वो होस्ट के अंदर जाए ही जाए। ठीक है, तो अब हमें जब होस्ट में हम अपना जीन ट्रांसफर कर लेंगे तो हमें उसमें से सेलेक्ट भी करना ना रिकॉम्बिनेंट होस्ट कौन सा है या नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, किसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर गया है किसमें नहीं गया, हमारा प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो वो सेलेक्ट किए बिना हम तो उसको स्केल अप नहीं करेंगे ना, हम उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं बनाएंगे। हमें तो प्रोडक्ट चाहिए, अगर बन ही नहीं रहा किसी बैक्टीरिया से तो हम उसे ग्रो क्यों करवाएं, उसे न्यूट्रिशन क्यों दें। तो सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो हेल्प करते हैं हमें एलिमिनेट करने में नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को और सेलेक्ट करने में रिकॉम्बिनेंट्स को, और हम इसे सिर्फ सेलेक्ट नहीं करते, उनकी ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं। ठीक है, सो हम रिकॉम्बिनेंट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को निकाल लेते हैं। तो सेलेक्टेबल मार्कर जो यूजुअली यूज होते हैं वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, जैसे कि एम्पिसिलिन जीन हो गया, क्लोरमफेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया। ये सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है ये यूज किए जाते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्शन कैसे होती है वो हम नेक्स्ट स्टेप्स में डील करेंगे। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तीसरा फीचर है उसमें क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लोनिंग साइट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रेस्ट्रिक्शन साइट्स, यानी कि वो साइट्स जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई करके वहां पे कट करेगा ताकि जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया जा सके। तो हमारे पास क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्लोनिंग साइट्स जो है वो सेलेक्टेबल मार्कर वाले जीन में होनी चाहिए, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में होनी चाहिए। और जीन में डालने की वजह से पता है क्या होता है, क्या फायदा होता है, हमारे पास वो जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है और काम नहीं कर पाता। तो अब ये क्वेश्चन आ गया कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चाहिए, उसी की हेल्प से हम सिलेक्शन करेंगे, दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के उसको इनएक्टिवेट भी कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चे अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये वेक्टर्स हैं, इसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ, मैं जस्ट पहले ब्रीफ में बता देती हूँ। अगर हमारे पास ये इस पर्टिकुलर साइड पे जीन जो है, ठीक है, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन साइट है जो यहाँ पे हमने कट कर दी। ठीक है, ये इनएक्टिव हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहा जाता है। ठीक है, बट हम भी बहुत स्मार्ट हैं, हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को यूज करना एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, तो इनएक्टिवेट करके हम तो सारा प्रोसेस खराब कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, हम सिर्फ एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं बल्कि 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज करते हैं, 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं वो यूज करते हैं। तो ये भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है और एक दूसरा है। तो इसको समझने के लिए डायग्राम्स जो हैं वो है हमारे सामने। तो सबसे पहले ये डायग्राम जो है, फर्स्ट डायग्राम जो है वो PBR 322 की है। P मतलब प्लाज्मिक, BR मतलब बॉलिवर एंड रोड्रिगेज जो इनके रिसर्चर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होगी रेप्लिकेशन, रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन ये कॉपी नंबर डिसाइड करता है, बाकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है ये सेलेक्टेबल मार्कर्स है। तो अब हम क्या करते हैं, हम वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स यूज करते हैं जो कि क्या है इन सेलेक्टेबल मार्कर्स के अंदर है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पे देखो हम यूज करेंगे BAMH1, SAL1, PVU1 एंड PST1, ये हम 4 यूज करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स से हमने क्या किया, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को BAMH1 से कट करके निकाला है, तो हम क्या करेंगे BAMH1 ही यूज करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, इस पर्टिकुलर साइड पे कटिंग कर देंगे ताकि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकें। जीन ऑफ इंटरेस्ट BAMH1 से अगर कट किया है तो वेक्टर में भी BAMH1 ही यूज करना है ना। तो हमने यहाँ पे कटिंग कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो इनएक्टिव हो गया। ठीक है, बट दूसरा रेजिस्टेंस जीन तो काम कर रहा है ना। तो
अब हमारे पास जिस में जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर में गया होगा उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो काम नहीं कर रहा होगा। जिन प्लाज्मिड्स में ना, जिन PBR322 में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन काम कर रहा है, मतलब उसने अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट टेकअप नहीं किया था, क्योंकि हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कौन सा, BAMH1। जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी उससे कट किया, वेक्टर को भी उससे कट किया। अब BAMH1 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में ही प्रेजेंट है, अगर वो इनएक्टिव नहीं हुआ है मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे हम पहचानते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नहीं है। पूरा प्रोसेस क्या है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास उस पर फर्दर स्टेप्स हैं। तो फिलहाल इस तरीके से वही आप PUC19 ये वाला पर्टिकुलर प्लाज्मिड अगर आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पे जो सेलेक्टेबल मार्कर, एक हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया है और एक लिया है लैक्सेट जीन। ऑपेरॉन सिस्टम अगर आपको याद हो तो ऑपेरॉन सिस्टम में हमने देखा था लैक्सेट जीन जो है इट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये कोड करता है, इसका काम है लैक्टोज को कन्वर्ट करना ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो क्रोमोजेनिक यूज कर लेते हैं, ठीक है, डिटेल में अभी बात करूंगी मैं। तो हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट यूज करके अल्टीमेटली क्या करते हैं, इसको इन दोनों पर्टिकुलर सिलेक्टेबल मार्कर्स को यूज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करते हैं। अगेन थोड़ा सा मिस्ट्री रखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यानी फर्दर स्टेप्स में बात करेंगे कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो फिलहाल PUC19 में देखेंगे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, लैक्सेट जीन है और ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये दो प्लाज्मिड्स हैं जो आप एज ए रेफरेंस देख सकते हो ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको फीचर्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सो अब हमारे पास लास्ट फीचर है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो ये है कि हमारे पास जो कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए स्पेसिफिकली यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये हमारे पास क्या है, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स में क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, जो कि कैंसेरियस डिजीज है, डाइकॉट प्लांट्स की डिजीज है, ठीक है। तो ये कैंसेरियस डिजीज जो है वो इस वजह से होती है कि एग्रोबैक्टीरियम अपना इन्फेक्शियस प्लाज्मिड यानी कि TI प्लाज्मिड जो है वो प्लांट के सेल के अंदर डाल देता है और प्लांट की सेल की सारी मशीनरी को कंट्रोल करके कैंसर कॉज कर देता है। अब हमने क्या किया, हमें स्मार्टनेस करी, हमने सारे जीन्स इस TI प्लाज्मिड के एज इट इज रहने दिए हैं विदाउट एनी चेंज। हमने क्या किया, हमने वो इन्फेक्शन वाला पार्ट निकाल दिया जो कि उस TI प्लाज्मिड में दिक्कत या फिर कैंसर कॉज कर रहा था, हमने उसको निकाल के अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ठीक है। सो इसको समझते हैं किस तरीके से काम हुआ, ठीक है। सो ये दो प्लाज्मिड्स तो आप एज अ रेफरेंस स्टडी करेंगे। तो हमारे पास लेट्स से ये है TI प्लाज्मिड, ठीक है, ये TI प्लाज्मिड है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, इस TI प्लाज्मिडिया में इन्फेक्शियस पार्ट था, ठीक है। सो यहां से लेकर यहां तक ये इन्फेक्शियस पार्ट था, हमने इसको रिमूव कर दिया। इसमें बाकी सेगमेंट्स भी होंगे, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ट्रांसफरिंग जीन सब होंगे, ठीक है। बट ये वाला जो इन्फेक्शियस पार्ट है इस TI प्लाज्मिड का, इससे T जीन कहते हैं, ठीक है। इस T जीन में नॉर्मली क्या था, इन्फेक्शन थी। अब हमने इसमें इन T जीन को निकाल के अब क्या कर दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, यानी कि T जीन जो नॉर्मली इन्फेक्शियस था हमने उसको रिप्लेस कर दिया विद आर जीन ऑफ इंटरेस्ट और वापस से इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन के अंदर डाल दिया, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन को क्या लग रहा है कि मेरा TI प्लाज्मिड प्लांट सेल में जाएगा, अब इन्फेक्शन कॉज करेगा, बहुत प्राउडली वो अपने इस TI प्लाज्मिड को प्लांट सेल के अंदर भेज देता है उसकी मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए। बट बदले में पता है क्या होता है, बदले में TI प्लाज्मिड T जीन की जगह, जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला था T जीन, उसकी जगह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करके आ जाता है और अल्टीमेटली हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, ठीक है।
सो मतलब इन्फेक्शन कॉज होने की जगह हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमारे पास ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर जो है, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है, उसने अपने सारे तरीके बना रखे थे ट्रांसफर होने के, प्लांट सेल में खुद को एक्सप्रेस करवाने के। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उसका इन्फेक्शन वाला जीन चेंज किया, बाकी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन खुद ही कर लेता है। ठीक है, सो ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर जो है उसको हम यूज करते हैं फॉर कॉजिंग इन्फेक्शन और फॉर ट्रांसफरिंग जीन। नॉर्मली इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, अब ये जीन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। वही बहुत सारे रेट्रोवायरस जो एनिमल्स की इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वायरस के केस में आपको पता है वो क्या करता है, वो अपना अपना जीन जो है, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है, वो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ फिक्स करके अपने प्रोटीन्स को, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्रेस करवाता है। हमने उसके साथ भी यही किया, उसका इन्फेक्शन पार्ट निकाल के बाकी सब जीन वैसे ही रहने दिए, जो ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे, जो एक्सप्रेशन देने में हेल्प करेंगे, सब कुछ वैसे रहने दिया। जो जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उन जीन्स को निकाल के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन कॉज करने की जगह क्या करता है, एफिशिएंट वेक्टर की तरह काम करता है। तो अब रेट्रोवायरस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है वो यूज किया जाता है एज एफिशिएंट वेक्टर। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ फीचर्स हैं और इन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हम वेक्टर यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे हमेशा कि कॉपी नंबर कितना है, कितनी कॉपीज एक हमारे बैक्टीरिया और होस्ट के अंदर बन पा रही है, उसी के हिसाब से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डिसाइड किया जाता है और उसके लाइगेट किया जाता है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। सो सेलेक्टेबल मार्कर्स जो है वो एफिशिएंट होने चाहिए। क्लोनिंग साइट्स ज्यादा से जितनी ज्यादा क्लोनिंग साइट्स होंगे उतने ज्यादा एफिशिएंट हमारा वेक्टर होगा। हम उतने ज्यादा डिफरेंट तरह के जीन्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर जीन के अराउंड तो सेम हमारे पास रेस्ट्रिक्शन साइट तो होगी नहीं, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स है ना। तो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, उसकी वजह से जितनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी एक वेक्टर में, उतने ज्यादा डिफरेंट तरह के जीन ऑफ इंटरेस्ट हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी है इसकी। ठीक है, तो सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हम वेक्टर सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ लाइगेट कर देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग डीएनए लाइगेज यानी कि मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है, सो ये है हमारे पास पूरा वेक्टर्स के बारे में। सिलेक्शन कैसी होगी वो थोड़ा डिफरेंट लेवल पे बात करेंगे, डिफरेंट स्टेप में बात करेंगे। ठीक है, सो ये है फिलहाल हमारे पास कौन सा प्रोसेस, हमारा वेक्टर से लाइगेट करने वाला स्टेप। नाउ विल टॉक अबाउट ट्रांसफर टू द होस्ट। अब हमने जीन को लाइगेट कर दिया वेक्टर के साथ। ठीक है, अब उस वेक्टर को हमें ट्रांसफर करना है होस्ट के अंदर। कहाँ करना है, होस्ट के अंदर। तो अब होस्ट के अंदर उसको ट्रांसफर करना है, तो अब हमने क्या किया, डीएनए को पहले समझा। डीएनए जो है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है उसको इजीली ऐसे जाने नहीं देती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीएनए बाहर पड़ा, हमने क्या किया, हमने बीकर लिया, हमने बीकर में रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डाला है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, उस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के साथ साथ अब हमने क्या किया, डाल दिया होस्ट को। प्रॉपर सुटेबल एनवायरनमेंट, आयंस, बफर सब कुछ डाल दिया, उसको प्रॉपर टेम्परेचर दिया। अब होस्ट को रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोल रहा है कि मुझे अंदर आने दो, होस्ट ऐसे तो नहीं आने देगा ना। तो हम क्या करते हैं, होस्ट को तैयार करते हैं, यानी कि होस्ट को क्या बनाते हैं, कॉम्पिटेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट यानी कि उसको तैयार करते हैं ताकि वो डीएनए टेकअप कर ले। तो हमें होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना होता है, यानी कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करने होते हैं ताकि वो सेल के अंदर डीएनए को टेकअप कर ले। तो सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास डीएनए को टेकअप करने का और वो उसको कॉम्पिटेंट बनाने का, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो मैकेनिज्म, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अगेन हमारे पास हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि वो एक्सपेरिमेंट जो है वो किसने परफॉर्म किया और क्या हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया था जो उस एक्सपेरिमेंट में लिया गया था। ठीक है, जरूर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। सो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, बैक्टीरिया अपने आउटर एनवायरनमेंट से डीएनए टेकअप। ठीक है, लेकिन अब हमें उस डीएनए को टेकअप करने के लिए उसे तैयार करना है। तो हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाइवेलेंट आयन जैसे कि कैल्शियम के साथ ट्रीट किया। ठीक है, सो यानी कि हमने जो इस सोल्यूशन में ना डाइवेलेंट अब आयंस डाल दिए।
अभी तक होस्ट जो है वो मान नहीं रहा था, हमने डाइवेलेंट आयन जैसे कि कैल्शियम डाल दिया, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है वो क्या हो गया, हमारे पास रेडी हो गया ट्रांसफर होने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को होस्ट सेल के साथ इंक्यूबेट करेंगे। नॉर्मली इंक्यूबेट कर रहे थे तो होस्ट मान नहीं रहा था, हमने क्या कर दिया, कैल्शियम डाल दिया। फिर अभी भी क्या हुआ, ये होस्ट मान नहीं रहा है। अब हम होस्ट को क्या करेंगे, शॉक देंगे, ठीक है। सो टॉर्चर करेंगे एक तरह से कि भाई तुम हमारा डीएनए टेकअप क्यों नहीं कर रहे हो, हमें तो एक्सप्रेशन दिलवाना है, हमें तो तुमसे प्रोडक्ट बनवाना है, हम किसी तरीके से भी बनवाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाले मिक्सचर को विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, होस्ट एंड डाइवेलेंट आयंस, इस मिक्सचर को हम क्या कर देंगे, आइस के ऊपर प्लेस कर देंगे। सबसे हमने पहले उसको आइस के ऊपर प्लेस किया, तो बैक्टीरिया को ठंड लगनी शुरू हो गई, ठीक है। तो जैसे ही ठंड लगी, जैसे ही मिक्सचर ठंडा हुआ, उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद उसे हीट शॉक दे दिया, यानी कि उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे इमीडिएटली लिया, ठीक है। तो अब गर्मी हो गई और उसके बाद उसको दोबारा आइस में रख दिया, मतलब एक तरह से टेम्परेचर शॉक दिया हमने उसे। इसकी वजह से बेटा क्या होता है, जब हमने पूरा स्टेप परफॉर्म किया, इस दौरान क्या होगा, इस स्टेप पर पर्टिकुलर स्टेप से डीएनए जो है वो होस्ट के अंदर चला जाएगा, तो हमारे पास बैक्टीरिया यानी कि होस्ट सेल में पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, होस्ट सेल में पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास इस तरीके से बैक्टीरिया है, ठीक है। जब हमने डाइवेलेंट आयंस डाले, तो डाइवेलेंट आयन की वजह से हमारे पास जो वेक्टर है वो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट होने के बाद जब हमने उसको हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया, तो अल्टीमेटली पोर्स क्रिएट होने की वजह से ये प्रेसिपिटेटेड वेक्टर जो है, ठीक है, ये वेक्टर जो है जो प्रेसिपिटेट हुआ है, तो पोर्स क्रिएट होने की वजह से ये अंदर चला जाएगा और सेल्स अल्टीमेटली टेम्परेचर और सिचुएशन नॉर्मलाइज होने के बाद पोर्स बंद हो जाएंगे और अल्टीमेटली ये वेक्टर जो है वहां जाके एक्सप्रेस और रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा नॉर्मल तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से हम ये मैकेनिज्म परफॉर्म करवाते हैं। तो बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इस तरीके से हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इट्स नॉट ओनली नॉट द ओनली मेथड। हम ये इसके अलावा और भी डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग, ठीक है। सो जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है दैट इज माइक्रो इंजेक्शन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया जाता, बस एक सेल लिया जाता है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो सिरिंज। ये माइक्रो सिरिंज जो है, इसकी सिरिंज जो आगे से टिप जो है वो इतनी छोटी होती है ना कि हम नॉर्मली उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत पतली सिरिंज, माइक्रो सिरिंज यूज करते हैं, ठीक है। सो माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से हमारे पास ये मैकेनिज्म किया जाता है, हम डायरेक्टली न्यूक्लियस में, स्पेशली ये एनिमल सेल के लिए ज्यादा सुटेबल है, तो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर देते हैं डीएनए, ठीक है। सो ये है हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन। और इसके अलावा हमारे पास बायोलिस्टिक गन मेथड भी होता है जिसे जीन गन मेथड कहा जाता है, और ये सुटेबल होता है मेनली प्लांट सेल। अब इसमें क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। अब इस बायोलिस्टिक गन मेथड में एक मशीन होती है लाइक दिस, ठीक है। बस एक बेसिक डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है, जस्ट रेफरेंस के लिए। इस तरीके से हमारे पास ये पिस्टन रहता है, यहाँ पे पिस्टन के नीचे प्लेट होती है, प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है। सो हमारे पास अभी हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे ना माइक्रो पार्टिकल्स अटैच कर देते हैं यहाँ पे। ये माइक्रो पार्टिकल्स पता है किसके होते हैं, गोल्ड या टंगस्टन के, और इसके ऊपर हमने एड्सॉर्ब करवाया होता है, एड्सॉर्ब नॉट एब्सॉर्ब, ठीक है, एड्सॉर्ब करवाया होता है डीएनए पार्टिकल्स को इस तरीके से, वो डीएनए पार्टिकल जो हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल हैं, और नीचे हमने क्या रखा है, नीचे हमारे पास है टिश्यू, जिनके सेल्स में हमें ट्रांसफर करना है क्या, दिस डीएनए, ठीक है। ये टिश्यू है, तरीके से टिश्यू के ये सेल्स आ गए, ठीक है, बहुत थिन लेयर रखते हैं टिश्यू की। सो उसके बाद हमने क्या किया, जब हम क्या करते हैं, पिस्टन को ना जोर से ना बम्बार्ड करवाते हैं, तो ये जो हमारे पास इस तरीके से ये क्या होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स जो है ना गोल्ड और टंगस्टन के, जैसे पिस्टन नीचे आता है इस तरफ,
इतना, ठीक है। ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, यहाँ तक। तो ये माइक्रो पार्टिकल्स जो है ये क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर होल से बाहर निकल के सेल के अंदर बम्बार्ड हो जाते हैं, यानी कि एंटर कर जाते हैं। और हमारे गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल तो अल्टीमेटली डाइजेस्ट और डिसॉल्व हो जाएंगे और डीएनए इस तरीके से अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है, और वहां पे एक्सप्रेशन देना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है। तो पिस्टन यूज किया जाता है, तो गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल को डीएनए से कोट करके उसको हाई वेलोसिटी के साथ सेल के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। तो ये है बायोलिस्टिक गन और जीन गन मेथड। रेस्ट रेट्रोवायरस और बैक्टीरियोफेज को तो हम जानते ही, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस उसके बारे में भी हमने बात की। तो नेक्स्ट मेथड तो ये है हमारे पास, ये तो डायरेक्ट मेथड्स है। इसमें क्या करते हैं, इन्फेक्शियस पार्ट हम निकाल के, बाकी ऐसे जीन्स को कुछ नहीं छेड़ना है हमें जो हमें ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे, जीन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेंगे, हमें सिर्फ इन्फेक्शन वाला पार्ट निकालना होता है। इन्फेक्शन वाला पार्ट निकाल के उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं और अल्टीमेटली बैक्टीरियोफेज, रेट्रोवायरस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस पे छोड़ देते हैं कि वो किस तरीके से उसको मूव करवाएं, ठीक है, अपने नेचुरल तरीके से जैसे वो ट्रांसफर होते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो ये है हमारे पास नेक्स्ट मैकेनिज्म। तो हमने कौन कौन से स्टेप्स देखे, हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से, बायोलिस्टिक गन मेथड यूज किया जा सकता है, और रेट्रोवायरस, बैक्टीरियोफेज एज वेल एज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस को यूज किया जा सकता है फॉर द ट्रांसफरिंग प्रोसेस। ये होस्ट की तरह भी काम करते हैं और ट्रांसफरिंग में भी हेल्प कर देते हैं, ठीक है, ट्यूमिफेशंस। तो ये है हमारे पास ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। सो अब ट्रांसफर कर दिया होस्ट में, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने बीकर में डाल के सारे डाइवेलेंट आयंस, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, होस्ट वगैरह सबको डाल के हमने वेट किया और हमने फिर होस्ट पे छोड़ दिया कि फर्दर उसे टेकअप करना है या नहीं करना है, या डीएनए जो गया है वो एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सब कुछ उस पर छोड़ना है फर्दर। तो अब लेकिन अब आगे का प्रोसेस बेशक बैक्टीरिया के पास है, बट हमें इस चीज का ध्यान भी तो रखना है ना कि हम आगे का जो जितने भी स्टेप्स करें वो वेस्ट ना जाए। अब हम उसे सेलेक्ट कर ले कि कौन सा बैक्टीरिया एक्चुअली है या कौन सा होस्ट सेल एक्चुअली है जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। सो अब उसी के बारे में बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होती है। सो सबसे पहले हम PBr322 ले रहे हैं, उसको समझते हैं कि उसके केस में सिलेक्शन कैसे होता है। जैसे हमने कहा कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। वेक्टर में अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट के एक पर्टिकुलर साइट पे डाल रहे हैं तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगी। सो इस केस में अब हम क्या करेंगे, लेट्स से अब हम यूज कर रहे हैं PBU1, ठीक है। सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमने क्या किया, वेक्टर को कट किया PBU1 साइट पे, यहाँ पे अब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डाल दिया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। बहुत ध्यान से देखेंगे। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है PBU1 साइट पे, यानी कि कौन से जगह पे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में। अब हमने क्या किया, अब हमें पता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में PBU1 साइट थी, यहीं पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, तो कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खत्म हो गई, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पूरा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब हमने क्या किया, एक पेट्री डिश ली, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, एक मीडियम क्या होता है, न्यूट्रिटिव मीडियम होता है जिसके ऊपर हमें बैक्टीरिया को या कल्चर को ग्रो करना होता है। अब इसके ऊपर हमने अपने डाल दिए वो बैक्टीरिया जिसके अंदर हमने अभी जीन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। हमने खुद से तो कर दिया है कि हमारे अकॉर्डिंग जो है उसमें जीन है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसके ऊपर इस तरीके से बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सरफेस व्यू दिखाने वाली हूँ। सरफेस व्यू देखते हैं। अब इस तरीके से कॉलोनीज ग्रो कर रही है, यहाँ पे इस तरीके से कॉलोनीज ग्रो कर रही है नॉर्मल केस में, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कॉलोनीज, एक ये और ये। हम क्या करते हैं, इसकी ना डुप्लीकेट भी बना लेते हैं इस तरीके से ना, दूसरी पेट्री प्लेट में मतलब किसी तरीके से टच करवा के। नॉर्मली क्या होता है, वुडन स्टैम्प सा होता है, तो हम क्या करते हैं,
उसमें उसको स्टेरलाइज करके पूरा शीट लगा के उसके ऊपर इसको स्लाइटली प्लेट के साथ टच करके दूसरी प्लेट के ऊपर न्यूट्रिटिव मीडियम के ऊपर टच कर लेते हैं, इसकी डुप्लीकेट्स बना के रखते हैं। यानी कि और भी ऐसी प्लेट्स बनाई होंगी हमने जिसमें सेम पोजीशन पे सेम कॉलोनीज। ये कॉलोनीज दिखती है हमें अलग अलग कलर की, येलो ऑरेंज, बहुत सुंदर सी होती हैं। तो ऐसी कॉलोनीज दिखती हैं। बैक्टीरिया जब एक से ज्यादा ग्रो करता है ना, कॉलोनी बनाता है, तो पेट्री डिश में वो आपको प्रॉपरली दिखेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब इसका रेप्लिका बनाते हैं तो इसी तरीके की सेम प्लेट्स बना के बिल्कुल स्टैंप जैसा, जैसे हम स्टैंप लगाते हैं ना, इस तरीके से टच करवा के स्टैंप्स लगा दी, सेम पोजीशन पे ऐसे ग्रो करें। ठीक है, तो हम पूरा ध्यान रखते हैं। तो अब क्या है, हमने देखा कि यहाँ पे इस तरीके से कॉलोनीज ग्रो कर रही है। अब हमने ऐसी कॉलोनीज पता है किस पे ग्रो करवाई, हमने इसको ग्रो करा है। फर्स्ट स्टेप में तो हम नॉर्मली हम जो ले रहे हैं नॉर्मल न्यूट्रिटिव मीडियम वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंस के लिए मैं दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में हमने उसको नॉर्मल न्यूट्रिटिव मीडियम पे लेट से ग्रो किया था। अब हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में क्या किया, इसको ग्रो किया इन अ मीडियम जिसमें क्या था, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब हमने बैक्टीरिया को इस तरीके से सेम मैकेनिज्म यूज करके स्टैंप लगाई, बिल्कुल स्टैंपिंग मैकेनिज्म यूज करके। ठीक है, अब इस मीडियम में क्या था हमारे पास, टेट्रासाइक्लिन था। टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। अब हमने इसके ऊपर सेम स्टैंप लगा के इसको ग्रो करवाने की कोशिश की, पर हमने देखा कि हमारे पास ये कॉलोनी और ये कॉलोनी ग्रो कर, ठीक है। यानी कि ये वाली कॉलोनी, ये मैं मार्क कर रही हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलोनी ग्रो करी, बल्कि जो फिफ्थ और फर्स्ट थी ना वो ग्रो नहीं करी यहाँ पे इस केस में। तो इससे क्या फिगर आउट हुआ, फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया, टेट्रासाइक्लिन इसको डाला, तो उससे क्या पता चला कि वो कॉलोनीज बर्दाश्त नहीं कर पाई कि टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, उस एंटीबायोटिक को बेयर नहीं कर पाई, रेजिस्टेंस नहीं थी उनमें टेट्रासाइक्लिन। तो इससे क्या हुआ, इस फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यानी कि वो कॉलोनीज, वो बैक्टीरिया हट गए। ठीक है, वो बैक्टीरिया हट गए जिन्होंने इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर को भी टेकअप नहीं किया हुआ। ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या किया था, हमने अपने होस्ट सेल में वेक्टर डालने की कोशिश की। वेक्टर को जब इंसर्ट करने की कोशिश की तब तक उसमें ना एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस थी ना टेट्रासाइक्लिन के लिए। हमने वेक्टर डाला, जब वेक्टर लिया उसने, हम होस्ट के अंदर जब इंटेंशनली वेक्टर डाल रहे हैं तो डेफिनेटली जब हम माइक्रो इंजेक्शन यूज कर रहे हैं या बायोलिस्टिक गन मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा चांसेस होते हैं। बट ट्रांसफॉर्मेशन के केस में होस्ट जो है वो जरूरी नहीं है वेक्टर भी टेकअप करे। ठीक है, तो वेक्टर भी टेकअप करे, तो इस केस में क्या हुआ है, हमारे पास वो बैक्टीरिया बाहर निकल गए जिन्होंने वेक्टर टेकअप ही नहीं किया। ठीक है, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है चाहे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, वेक्टर ही टेकअप नहीं किया, क्योंकि हमने जीन की इंसर्शन कहाँ पे की है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एरिया में। तो वो अगर हम उसके ऊपर बेसिस पे चेक कर रहे होते तो वो अलग केस था। बट अभी यहाँ पे हम बात करें टेट्रासाइक्लिन की, तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया सेलेक्ट हुए जो कि जिन्होंने वेक्टर टेकअप ही नहीं किया है। ठीक है, सो बैक्टीरिया यहाँ पे हमें मिल गए विद नो वेक्टर, वो एलिमिनेट हो गए। तो पहला केस तो ये था कि जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया ने वेक्टर टेकअप किया हो, रिकॉम्बिनेंट हो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, वो टेकअप किया हो। तो अब दूसरा केस जो है वो ये है कि वेक्टर ने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट टेकअप किया है या नहीं किया है, क्योंकि ये वही बैक्टीरिया बचे हुए हैं जिनके पास वेक्टर, यही वही कॉलोनीज हैं जिन्होंने नहीं किया था टेकअप, वो निकल गए। अब ये 3 कॉलोनीज में से, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलोनीज में से जो बैक्टीरिया है इन्होंने वेक्टर टेकअप किया। अब ये वेक्टर रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो एक चैलेंज है, क्योंकि अगर रिकॉम्बिनेंट होगा तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमने इंसर्शन इनएक्टिवेशन कर लिया। लेकिन अगर इन्होंने वेक्टर जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट लिया होगा तो उसके केस में इनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगी। तो हमने थर्ड स्टेप में पता है क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने इन तीनों कॉलोनीज को, ठीक है, अब बाकी दो को ग्रो करने का कोई मतलब नहीं था, इन तीनों कॉलोनीज को
ग्रो करवाया, किसमें? ऐसे मीडियम में जिसमें एम्पिसिलिन था। सो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है। न्यूट्रिशन सारा है, बट उसके अलावा एम्पिसिलिन भी है। टेट्रासाइक्लिन का लेवल हम पूरा कर चुके, बट यहाँ पे हमारे पास कॉलोनी ग्रो करी सेकंड और फोर्थ वाली, थर्ड वाली एलिमिनेट। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि जिस कॉलोनी में हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं थी वो एलिमिनेट हो गई। और किस में रेजिस्टेंस नहीं होगी? जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला होगा, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली इंसर्ट हुआ होगा, ठीक है। सो अब हमारे पास जो बैक्टीरिया होगा विथ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है जिसमें बैक्टीरिया में था वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमें चाहिए था रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वाला बैक्टीरिया वही निकल गया, तो अब यही तो मेन दिक्कत है ना। अब ये कहाँ से लाएंगे? ये तो एलिमिनेट हो गया, मर गया ये तो। बेटा हमने तभी कहा था कि स्टार्टिंग में हम रेप्लिका यानी कि रेप्लिका प्लेट्स बना के रखते हैं। तो हमें पता चल गया है कि सेकंड और फोर्थ वाली कॉलोनी में भी क्या नहीं है, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं है, और उसके अलावा थर्ड में भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सॉरी थर्ड में है। तो हमारे पास थर्ड में हम यहाँ से क्या करेंगे? ऐसी बहुत सारी रेप्लिका प्लेट्स बनाई होंगी, तो जिससे हम क्या करेंगे? उठा लेंगे हमारा बैक्टीरियल कॉलोनी, और ये है हमारा जो बैक्टीरिया जो प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन जिसमें हमने इंसर्शनल एक्टिवेशन नहीं किया ना, अगर उसमें कॉलोनीज ग्रो करती हैं तो मतलब वो हमें नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना है। और जिसमें हमने क्या किया है, जिस केस में हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के केस में जैसे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, तो सेकंड स्टेप में हमने एम्पिसिलिन लिया था, तो इस केस में अगर कॉलोनी नहीं ग्रो कर रही है तो हमें वही वाली कॉलोनी उठानी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिलेक्शन कर ली। तो ये लेकिन आप देख रहे हो हमें रेप्लिका प्लेटिंग बनानी पड़ी, बहुत टीडियस प्रोसेस है, एलिमिनेट हो गया हमारा जो वेक्टर है, ठीक है। तो हमें दूसरी प्लेट से उसको चेक करके उठाना पड़ा। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम और भी वेक्टर्स यूज करते हैं, जैसे कि PUC19, ठीक है। सो PUC19 के केस में थोड़ा सा डिफरेंट अरेंजमेंट है सिलेक्शन का। इसके केस में क्या किया जाता है, अब ये लैगजेड जीन है ना, इसके अंदर हम जीन इंसर्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में पता है क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में जो हम मीडियम लेंगे ना, वो मीडियम लेंगे एम्पिसिलिन कंटेनिंग। तो इसमें एम्पिसिलिन वाला मीडियम लेके इसके ऊपर कॉलोनीज ग्रो करवाएंगे। जो जो कॉलोनीज ग्रो करेंगी, लेट्स से ये कॉलोनीज हैं, ठीक है, 4 कॉलोनीज ग्रो करी, तो हमारे पास ये कॉलोनीज जो ग्रो कर रही है एम्पिसिलिन में, मतलब उनमें क्या है? वेक्टर प्रेजेंट है। नॉर्मली इस पोस्ट में एम्पिसिलिन को लेके रेजिस्टेंस नहीं थी, तो क्योंकि इन्होंने वेक्टर टेकअप किया होगा तो एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में ग्रो कर गए, ठीक है। सो इनके केस में दे कंटेन वेक्टर, इनके पास वेक्टर है, ठीक है। लेकिन अब चैलेंज ये है कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? वो लैग-जेड जीन से पता चलेगा। अब हम क्या करते हैं इसके केस में, सेकेंड स्टेप में अब हम डालेंगे इसको ऐसे मीडियम में जिसमें प्रेजेंट होगा कोई एंटीबायोटिक नहीं, बल्कि इसका सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक यानी कि कलर देने वाला। सो रिकॉल करेंगे लैग-जेड जीन क्या कर रहा था? बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है, तो हमने बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए कलर वाला सबस्ट्रेट डाल दिया। जब बीटा गैलेक्टोसिडेज काम करेगा तो कॉलोनीज कैसी बनेगी? कलर वाली, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अब ये कॉलोनीज जो है ना ये ग्रो करी। इन कॉलोनीज में यहाँ पे मैं कॉलोनीज को थोड़े डिफरेंट कलर से दिखा रही हूँ, ठीक है। सो हमारे पास ये कॉलोनीज ग्रो करी, फर्स्ट वाली कॉलोनी, फोर्थ वाली कॉलोनी एंड थर्ड वाली कॉलोनी। ये जो है वो ब्लू कलर की ग्रो करी, ठीक है, ये ब्लू कलर है। तो ये वाली कॉलोनी जो है, सेकंड वाली कॉलोनी जो है वो व्हाइट कलर, ठीक है। तो अब अभी यहाँ पे हमने जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला इसमें, ठीक है, तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मीडियम में है, जिसमें है मीडियम में, और इस मीडियम में क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के लिए जो हमारे पास एंजाइम है वो कौन बनाने वाला था? बैक्टीरिया, यानी कि होस्ट हमारा, जिनके अंदर वेक्टर है। तो वेक्टर तो सब में है,
ठीक है, वेक्टर तो सब में है। तो अब इसको चीज को बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, फिर समझ आ जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या होता है, जब बीटा गैलेक्टोसिडेज, जैसे कि बीटा गैलेक्टोसिडेज यही एंजाइम है ना जो काम कर रहा है, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज जब काम करेगा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे, जब ये काम करेगा तो हमारे पास ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे काम करके ब्लू कलर देगा। तो ब्लू कलर से हमें पता चल जाएगा कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्टिवली बन रहा है, यानी कि हमारा लैक्जेड जीन एक्टिव है। तो हमारे पास ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कॉलोनी, जैसे मैंने कहा, ये मैंने रेड कलर की जरूर बनाई है बट ये ब्लू कॉलोनीज रिप्रेजेंट कर रही है। सो हमारे पास ये 3 कॉलोनीज में ब्लू कलर की कॉलोनीज आई। तो मतलब इन तीनों केसेस में हमारे पास क्या काम कर रहा था, बीटा गैलेक्टोसिडेज की फॉर्मेशन हो रही थी और लैक्जेड जीन काम कर रहा था। तो ये बताता है कि यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि सेकंड वाले केस में हमारे पास कॉलोनी आई व्हाइट कलर की। क्यों आई व्हाइट कलर की? व्हाइट कलर की इसीलिए आई क्योंकि इस दौरान बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बन पा रहा था और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोसेस नहीं हुआ, जिसकी वजह से व्हाइट कॉलोनीज आई। ठीक है, सो इस तरीके के सिलेक्शन को कहा जाता है ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। ब्लू व्हाइट सिलेक्शन यानी कि ब्लू कॉलोनीज हमने हमें नहीं चाहिए, बल्कि व्हाइट कॉलोनीज जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, सो इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में उन बैक्टीरियाज को अलग कर दिया जिन्होंने वेक्टर एक्चुअली टेकअप किया है। ठीक है, वो तो हमने सेलेक्ट कर ली, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या सेलेक्ट करना था? हमें सेलेक्ट करना था उन बैक्टीरियाज को जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को टेकअप किया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को टेकअप किया। वो हमने कैसे सेलेक्ट किया? कलर। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में हमने 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यूज किए थे, बट सेकेंड स्टेप में हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एक हमने एंजाइम यूज किया, एंजाइम के लिए जीन यूज किया के सिलेक्शन के लिए। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट करते हुए जो जीन ट्रांसफर किया था हमने होस्ट में, हमने होस्ट को सेलेक्ट कर लिया और लैब कंडीशन हमने चेक किया कि वो बैक्टीरिया, वो होस्ट जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो लैब लेवल पे तो हम सक्सेसफुल हो गए हैं। ठीक है, सो लैब लेवल पे सक्सेसफुल हो गए, हमने बैक्टीरिया या होस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमें इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, ह्यूमन बेनिफिट के लिए हम यूज करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को। तो लार्ज स्केल में इसे बनाना जरूरी है ना? तो उसके लिए हम करने वाले हैं अब स्केलिंग अप। ठीक है, तो स्केलिंग अप के दौरान क्या होता है, अभी तक हम जो प्रोडक्ट लैब स्केल में बना रहे थे, लैब में बना रहे थे, उसको हम इंडस्ट्रियल स्केल पर यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाएंगे। लेकिन बीच में पायलट स्केल क्या है? देखो सोचो बेटा, अब एक हमारे पास लैब में हमने बीकर यूज किया, इंडस्ट्रियल स्केल में बड़ा सा टैंक आ जाएगा। ठीक है, जिसमें बहुत, बीकर में तो हम खुद अपने चम्मच से डाल रहे हैं, ग्लास रॉड से मिक्स कर रहे हैं, स्पैचुला यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, वो हम खुद क्लीन करके मैन्युअली सारी चीजें कर रहे हैं। बट टैंक में क्या होगा, इतनी बड़ी बड़ी पाइप्स लगी होगी, है ना? पाइप्स लगी होंगी, इनलेट आउटलेट पाइप्स, एयर जानी है उसके लिए अलग अरेंजमेंट लगा होगा। तो सोचो कोई इन्फेक्शन के चांसेस, लीकेज के चांसेस, कई बार हमारे पास बैक्टीरिया जब मेटाबोलाइज करता है तो बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है, तो हीट की वजह से कुछ इफेक्ट, क्योंकि क्लोज्ड अरेंजमेंट रहने वाला है, स्टेरिलाइजेशन की क्या टेक्निक रहेगी, क्या कैलकुलेशन करनी है, हीट को रेडिएट करने के लिए क्या मैकेनिज्म होंगे, सेल तो नहीं खराब हो जाएंगे, कितने टाइम के लिए हीट वो बेयर कर सकता है, तो वो सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो लैब कंडीशन में तो हम ये सब देखते नहीं है ना, तो इसीलिए डायरेक्टली इंडस्ट्रियल लेवल पे जाके करोड़ों के इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब हमें गलतियां देखनी है, उससे बेटर ये नहीं है कि एक छोटा सा टैंक बना के सेम डिजाइन का, विदाउट एनी चेंज, जैसा डिजाइन हमने इंडस्ट्री में सेटअप करना है बिल्कुल सेम एक्यूरेट वैसा ही डिजाइन हम छोटे से बनाएं और उसमें चेक करें कि कल्चर हमारा कैसे काम कर रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो छोटे से लेवल को ही पायलट स्केल कहा जाता है। इस पायलट स्केल में हम वो सारे फ्लॉस चेक कर लेते हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे आ सकते हैं, ताकि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और अपने मनी का, अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम फेल ना हो जाए। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाने के बाद हम टैग्स यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो मेनली जो हमारे पास जो टैंक यूज होते हैं, जो मेजरली यूज होता है, दैट इज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स। ये बायोरिएक्टर्स जो है वो यूज होते हैं, जिसकी डायग्राम मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये बायोरिएक्टर्स जो है वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं
कि अगर बैक्टीरिया को एनारोबिक कंडीशन चाहिए हो तो उसे मिले मिले ही मिले, ठीक है। सेकेंड में मेनली जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनको भी क्लोज्ड सिस्टम में रहकर उनको प्रॉपर एयर सप्लाई होती रहे, मीडियम सप्लाई होता रहे। तो प्रॉपर एयर, प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज, प्रॉपर मीडियम एक्सचेंज के हिसाब से स्टर टैंक बायोरिएक्टर्स, ठीक है। स्टर्ड टैंक इसीलिए है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मेन फीचर स्टर्ड टैंक का क्या है, मेन फीचर ये है, वैसे तो सारे सिस्टम मीडियम डालना, मीडियम निकालना, ये हर एक बायोरिएक्टर में होता है, लेकिन स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर जो है वो इंश्योर करता है मिक्सिंग, ताकि एयर जो है वो मीडियम के साथ प्रॉपरली मिक्स हो सके, ताकि जो बैक्टीरिया या होस्ट डाला गया है बायोरिएक्टर में वो प्रॉपरली सांस ले सके और हमारा प्रोडक्ट बना सके विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये है स्टर टैंक बायोरिएक्टर का डायग्राम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत सारे हमारे पास एरियाज हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये हमारे पास मीटर है। ये मीटर जो है बेटा डिफरेंट डिफरेंट मीटर्स जो है वो साथ में लगे होते हैं। या तो ये मीटर जो है फिलहाल तो टेम्परेचर का या प्रेशर का हो सकता है, ठीक है। कुछ मीटर्स जो है वो एसिडिटी भी चेक करते हैं। सो एसिडिटी के लिए एसिड यानी कि एसिड बन रहा है मेटाबॉलिज्म के दौरान जो होस्ट सेल बना रहा है, तो एसिडिटी को चेक करने के लिए भी मीटर होते हैं, ठीक है। सो ये अलग अलग होते हैं मीटर्स जो है वो यहाँ पे अटैच रहते हैं। और उसके अलावा मोटर होती है, मोटर ताकि हमारे पास ये शाफ्ट जो है ना, ठीक है, जिसके सारे ब्लेड्स लगे हुए हैं, फ्लैट ब्लेड इम्पेलर कह रहे हैं, ये ब्लेड्स जो है ना जिसके साथ ये अटैच है रॉड के साथ, इसके साथ मोटर होती है, ये इसे कंटिन्यूसली घुमाती रहती है। रोटेशन कितने स्पीड पे होगी वो भी सेल्स के हिसाब से देखा जाता है, कल्चर कैसा है। और ब्लेड्स सीधे नहीं होते, ब्लेड्स हमेशा टेढ़े होते हैं, ताकि हमारे सेल्स को कोई फ्रिक्शन फेस ना करना पड़े, ब्लेड्स जो है वो इजीली मूव कर पाए, ठीक है। सेल्स की रप्चरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस टैंक में हमने डाला है साथ में कल्चर ब्रॉथ, कल्चर ब्रॉथ जिसमें हमारा होस्ट सेल है, उसका मीडियम है, खाने का पूरा अरेंजमेंट रखा जाता है, ठीक है। खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस प्रोडक्ट बना के दिया हमें सेल, ठीक है। उसके बाद एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, यानी कि अगर एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो, या बेसिसिटी बढ़ जाती है, तो हम बफर डालने के लिए यहाँ पे इनलेट का अरेंजमेंट है, ये आप देख पा रहे हो, ये वाला इनलेट अरेंजमेंट, ये है इनलेट अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं सारे एसिड और बेसिक बफर्स, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए हमारे पास सिंथेसिस के दौरान। और उसके बाद हमारे पास कई बार फोम बन जाता है, जैसे पानी के ऊपर हम कभी भी कोई भी चीज जैसे हम सर्फेक्टेंट भी यूज कर रहे हैं, या कोई चीज खाने के, कई बार खाने के केस में भी हम कोई दाल बॉईल कर रहे हैं, उसके केस में भी आप देख रहे हो ना ऊपर फोमिंग हो जाती है। तो न्यूट्रिटिव मीडियम में भी हमारे पास ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो फोमिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से एरेशन भी हो रही है कंटिन्यूसली, तो फोमिंग नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बैक्टीरिया जो है वो सफोकेट कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिजाइन के बारे में भी बात करते हैं, तो फोमिंग जो है उसको रिमूव करने के लिए ना ऊपर ना ब्लेड, सबसे सबसे ऊपर वाला ब्लेड जो है उसे फोम ब्रेकर कहते हैं। ये ब्लेड जो है वो ऊपर से फोम को रिमूव करता रहता है कंटिन्यूसली। इसके ऊपर हम कल्चर बहुत नहीं डालते, ठीक है, इसके लेवल के थोड़ा सा नीचे रखते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टीम निकल रही है कंटिन्यूसली, क्योंकि हीट होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेराइल एयर पे आने से पहले मैं कुछ और चीजें आपको यहाँ पे फेमिलियर करवाऊंगी। सबसे पहले तो आप देख रहे हो यहाँ पे बायोरिएक्टर का डिजाइन जो है वो इस तरीके से नीचे से डोम शेप्ड है, नीचे और ऊपर से। तो डोम शेप इसलिए रखा जाता है क्योंकि एयर जाती है ना वो छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में जाती है, बबल्स छोटे छोटे होने चाहिए। वो बबल्स जो है वो एयर जो है वो कहाँ से जाती है, वो नीचे एक इनलेट होता है जिसे स्पार्जर कहा जाता है, वहां से स्टेराइल एयर भेजी जाती है। ये स्पार्जर छोटे छोटे बबल्स जो है वो कल्चर के अंदर भेजता है, वहीं पे जाके ब्लेड्स की हेल्प से उसे बर्स्ट कर दिया जाता है, ताकि एयर वहां रिलीज हो जाए। बबल्स बड़े होंगे, जब वो बर्स्ट होंगे तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा, तो सेल खराब हो सकते हैं। बबल्स छोटे छोटे होने चाहिए। अब ये बबल्स अगर सरफेस पे पहुंच गए, सरफेस पे पहुंचे तो ऊपर डोम शेप स्ट्रक्चर जो है वो उसे कलेक्ट करने में हेल्प करता है एयर। और फोम हम इसीलिए इकट्ठा नहीं होने देते कि ऊपर कलेक्ट हुई एयर जो है उससे फिर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, वो एयर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो बैक्टीरिया को या होस्ट सेल को अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से डिजाइन रहता है और कंटिन्यूसली कल्चर को मिक्स किया जाता है, ताकि एयर बबल्स जो है वो बर्स्ट होते रहे, एयर सप्लाई कंटिन्यूसली मिलती रहे और न्यूट्रिशन जो है वो भी सेल को मिलता है।
ठीक है, सेटल नहीं होने देते हम कुछ भी। सो इस तरीके से डिजाइन रहेगा। तो आप देख रहे हो डोम शेप्ड अरेंजमेंट रहता है, स्टेनलेस स्टील का ये कंटेनर होता है, और यहाँ हमारे पास इस स्टेनलेस स्टील के कंटेनर के अराउंड ना पाइप्स भी होती हैं, जिससे कंटिन्यूसली वाटर जो है वो सर्कुलेट करवाया जाता है ताकि टैंक्स ठंडे रहें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, सेल मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं बड़े ज्यादा, है ना। सो अब ये हमारे पास इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा, स्टेनलेस स्टील का रहेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए पूरा मैकेनिज्म है, मीटर्स हैं जो हमें चेक करने में हेल्प करते हैं, इनलेट्स और आउटलेट्स हैं जहाँ से हम न्यूट्रिटिव मीडियम डाल सकते हैं, वेस्ट वाला निकाल सकते हैं, कल्चर हमें निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, स्टीम के बाहर आने का भी रास्ता है, पीएच और को बैलेंस करने के लिए एसिड और बेस डालना है, वो भी डाल सकते हैं। तो और ब्लेड्स भी हैं ताकि मिक्सिंग हो सके। तो ये है बायोरिएक्टर का डिजाइन। तो आप सोचो कि कितना स्मार्टली चीजों को डिजाइन किया जा रहा है। तो लैब स्केल में और इंडस्ट्रियल स्केल में बहुत फर्क होता है अगर हम मीडियम ग्रो कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनवा रहे हैं। तो इसीलिए पहले पायलट स्केल यूज किया जाता है और उसके बाद इंडस्ट्रियल स्केल पे जाया जाता है। तो अब ये प्रोडक्ट जो बन रहा है इस बायोरिएक्टर में, ये प्रोडक्ट जो है वो सेल के अंदर, सेल के बाहर, कहीं पे भी बन रहा हो सकता है। ठीक है, तो अब वो प्रोडक्ट जो है अगर सेल के अंदर बन रहा है तो सेल को तोड़ के निकलवाना पड़ता है, लेकिन अगर सेल के बाहर बन रहा है तो डायरेक्टली उसे फिल्टर करके प्यूरिफाई करना होता है। तो ये प्रोडक्ट जो है हम डायरेक्टली बनने के बाद मार्केट नहीं बेच सकते। ये पूरा प्रोसेस रहेगा, पूरा स्टेप रहेगा ताकि हम प्रोडक्ट को यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। और आपको पता है 70% ऑफ द जो एम्प्लॉय होते हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का काम करते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब वो मैकेनिज्म जिस दौरान प्यूरिफिकेशन और प्रोडक्ट को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। सो बात करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वो मैकेनिज्म है जिसमें सिंथेसाइज प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जाता है बिफोर मार्केटिंग, और इस दौरान प्रोडक्ट को सेपरेट और प्यूरिफाई किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर सेल के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है, सेल के अंदर अगर प्रोडक्ट है तो पहले सेल लाइसिस की जाएगी। ठीक है, तो सेल को तोड़ा जाएगा, उसके बाद फिल्ट्रेशन यानी कि प्यूरिफिकेशन की जाएगी, और प्यूरिफिकेशन के बाद देखा जाएगा कि उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि उसको मार्केटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि कोई भी ऑइंटमेंट है उसको वैसा बेस दिया जाएगा। ठीक है, जेल का बेस्ड, ऑयल का बेस दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगर लिक्विड है, इंजेक्शन देना है तो इंट्रावेनसली डालना है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, आजकल पाउडर फॉर्म्स में भी आते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको, जो कि लाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, लाइट से इफेक्ट होता है उन्हें, तो हमारे पास ब्राउन पैकेजिंग में वो आते हैं, ब्राउन कंटेनर्स में आते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस चीज को कैसे कन्वर्ट करके उसको मार्केट करना है, तो मार्केटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे मार्केट किया जाए। लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट जो है वो आउटसाइड सेल बन रहा है तो हम सेल की डेब्रीज को डायरेक्टली फिल्टर करते हैं और उसे प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको मार्केटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके बेच देते हैं। सो इस तरीके से हमारे पास पूरा मैकेनिज्म रहता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होंगी। अभी भी मैं बात कर रही हूँ कि ये चीजें हम बहुत सिंप्लीफाइड वे में पढ़ते हैं, एक्चुअली प्रोसेस बहुत मुश्किल है। सोचो जिस इनलेट और आउटलेट से इतना, मतलब हजारों लीटर का न्यूट्रिटिव मीडियम में बायोरिएक्टर में डालना, उसको स्टेरिलाइज भी करना पड़ता है टाइम टू टाइम, विदाउट एनी दिक्कत, विदाउट एनी कंटेमिनेशन, बीच का कल्चर नहीं खराब होना चाहिए। तो ये बहुत बड़े चैलेंजिंग स्टेप्स होते हैं जो बायोटेक में हम डील करते हैं। ठीक है, सो अभी तक हमने जो बात की तो वो हमने इन स्टेप्स की, राइट। यानी कि हमने बात की आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर सेल एंड होस्ट सेल, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया, फिर एम्पलीफाई किया यूजिंग पीसीआर, और उसके बाद एम्पलीफाई करने के बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट को डीएनए लाइगेज की हेल्प से वेक्टर के साथ जोड़ दिया। फिर वेक्टर जो है उसको ट्रांसफर कर दिया होस्ट में। अब हमें उसे सिलेक्ट करना था। सिलेक्शन के लिए हमने ब्लू ग्रीन स्क्रीनिंग, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग करी और अलग अलग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एक्सप्लॉइट किया। और उसके बाद हमने जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, लैब में सही से सब कुछ हो गया, तो हमने उसकी स्केलिंग अप कर दी और अल्टीमेटली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद प्रोडक्ट को भेज दिया मार्केट। ठीक है, कहने को तो सिंपल 9 स्टेप्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल।
सो ये है हमारे पास पूरा बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस। अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन, कि किस तरीके से और कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, सिंप्लीफाइड वे में करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा मतलब हम इजी बना सकें उतना इजी वे में हम उसे डील करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप ये वाला सेशन जो है वो कम्प्लीटली और बहुत ध्यान से सुने। ये समझ आ गया तो वहाँ पे चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, सो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आपको और सेशंस चाहिए और ज़्यादा अच्छे सेशंस चाहिए, डिटेल सेशंस चाहिए, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे ताकि मैं एड्रेस कर सकूं आपके डाउट्स। फाइन, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस।